Okay, so this is the first class of financial statement analysis, FSA, and in the classroom, that is physical classroom, may I know कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है? ओके, सो देर आर सम स्टूडेंट्स जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है. व्हेन आई सेड बैकग्राउंड नहीं है, दैट डज नॉट मीन दैट सर किए थे पर याद नहीं है, ठीक है ना, बट बैकग्राउंड नहीं है. इवन इन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो लोग ज्वाइन किए हैं उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं दैट उनका बैकग्राउंड अकाउंट्स का नहीं है. ओके, अपने में से इज देयर सम स्टूडेंट हु हैज़ कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी यहाँ फिजिकल क्लास में? फिजिकल क्लास में कोई सीए नहीं है. कोई सीए फाइनल में है? नहीं. ओके, ऑनलाइन जो कर रहे हैं, एनीबडी हु हैज़ कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर सीए फाइनल का स्टूडेंट है? श्रुतिक, क्षितिज, उमंग, वंशिका, भावना चौधरी, क्षितिज, ये दोनों सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं. सुप्रोतिक दे सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं. ठीक है, एक्चुअली सीए के ही बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, काम कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम ये इस टाइम पे जो 11 बजे वाला टाइम है, दे कुड नॉट बी अटेंडिंग माई क्लास ना. ठीक है, वी हैव अ फ्यू वर्किंग पीपल लाइक आनंद राठी से वे दे गॉट द परमिशन टू डू द क्लास, बट सीए को यूजुअली इतना प्रेशर रहता है कि they could not. So please understand that I have had great experience in teaching a mixed audience. एक तरफ इंजीनियर्स या कोई इको ऑनर स्टूडेंट जिसका कभी अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट किया हुआ ही नहीं है, और एक तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स में डूबे हैं, नहाए हैं, ठीक है सब. सो सिंस मेरा एक्सपीरियंस इस पूरे डाइवर्सिटी को लेके चलने का है, तो हैव कंप्लीट फेथ दैट जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडियंस है जिनका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा होगा नहीं कि उनको समझ में आएगा नहीं. और जो सेकंड टाइप की ऑडियंस है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंट्स में नहाए हुए हैं, ऐसा होगा नहीं कि उनको बोरिंग लगेगा. ओके, टू बिगिन विथ लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस. जिन कॉमर्स स्टूडेंट्स के क्लास 10-12 तक मैथ्स नहीं होता है, जिन कॉमर्स स्टूडेंट के क्लास 10-12 तक मैथ्स नहीं होता है, उनके लिए फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है. एंड यू विल ऑल अग्री, बिकॉज बाकी सब सब्जेक्ट में भी प्रिपेयर थियरी, एक सब्जेक्ट मिलता है अकाउंट जहाँ पे कुछ तो प्रैक्टिकल होता है. इट इज़ ट्रू फॉर एवरीबडी, आई हैव नॉट फाउंड एक्सेप्शन. और जिनके मैथ्स होता है उनके यूजुअली मैथ्स अकाउंट्स दोनों फेवरेट सब्जेक्ट होता है. ठीक है, द सेम वॉज ट्रू विथ मी. आई हैड मैथमेटिक्स एंड अकाउंट्स, तो बोथ वे फेवरेट सब्जेक्ट्स बिकॉज नंबर क्रंचिंग अपने सब इंडियंस को बहुत अच्छे से अच्छा लगता है. जैसे ही नंबर क्रंचिंग आता है, वी टेंड टू बी मोर ऑब्जेक्टिव एंड प्रिसाइज. सो फार सो मच दैट आई appeared for CA Foundation in May 97 and there I got 100 upon 100 in accounts. After that, when I entered the CFA program, I knew for the first time, even after doing accounts for 3-4 years, that ये कर रहे क्यों हैं. बिकॉज मेरे को कभी इमेजिन नहीं होता है, इमेजिनिंग माई सेल्फ कि एक कंपनी के बैक ऑफिस में मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ. उस समय तो अकाउंट्स ऐसे होता था, ऑफकोर्स सब सिस्टम पे होता है, बट कंपनी के बैक ऑफिस में बैठ के मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ डेबिट क्रेडिट. वाई शुड आई? वो फ्यूचर किसी को भी अपना इमेजिन नहीं करना चाहिए. एंड आई से दिस विथ फुल रिस्पेक्ट टू द अकाउंटिंग प्रोफेशन. एक बैक ऑफिस में आप अकाउंट्स कर रहे हैं तो इन दैट केस आपका मनी वाइज करियर, इवन इंटरेस्ट वाइज करियर कैसे बहुत बढ़िया हो सकता है. इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. यू आर जस्ट reporting the transactions, decisions taken by others. So all the accounts that we listen to, वो accounts real life में काम का है कि नहीं? तो आंसर है जोर के काम का है, जोर के. But the career should not be in preparing the accounts. Career should be in analyzing the prepared accounts. And therefore, FSA, Financial Statement Analysis. So those of you who do not have a background in accounts,
believe me, you are not at a disadvantage as compared to others who have a background, because you will pick the stuff of FSA in a more commonsensical way. Others who have a background, कई बार they will be relating what they have done with the analysis section, so it may help, but otherwise कोई भी disadvantage में नहीं है. हाँ, टर्मिनोलॉजी और जार्गन्स जो होते हैं ना, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारे लेक्सिकन होते हैं. टर्मिनोलॉजी, वो टर्मिनोलॉजी जो अकाउंट्स का बैकग्राउंड है उसको पहले समझ में आएगा, बिकॉज उसका दोस्ती हो चुका है. और जिसका नहीं है उसको ऑब्वियसली थोड़ा ये टर्म वो टर्म, मैंने द प्रॉब्लम इज ओनली इन द इनिशियल टर्मिनोलॉजी वाला पार्ट. अदरवाइज वंस द टर्मिनोलॉजी हैव बिकम कन्वर्जेंट विथ यू, वी आर ऑल इन द सेम बोट. ठीक है. डो नॉट माइंड कि मैं समय लेने वाला हूँ आज के क्लास में कम्युनिकेट करने में, एंड आई एम नॉट क्लियर मैं क्या लिखाने वाला हूँ क्या नहीं, बट आई नीड टू स्पीक ऑल दिस सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट FSA जो है इट इज़ 20% ऑफ आवर CFA लेवल 1 एग्जाम. यानी देर आर 10 टॉपिक्स, तो आइडियली इट शुड हैव बीन 10%, बट FSA इज 20% ऑफ CFA लेवल 1 एग्जाम. यानी 90 क्वेश्चन जो आएंगे ईच सेशन में, उनमें करीब 18 क्वेश्चन FSA का होगा. इट इज़ that way very voluminous. The number of learning modules यानी chapters जो अपने पूरे करिकुलम में है, it touches around 195 करीब चैप्टर्स है. FSA में अकेले में करीबन 25 या 30 चैप्टर्स है. तो इसका मतलब if you talk about the volume is very big. ठीक है, A to Z. However, you need to know FSA में एग्जैक्टली अपने क्या है. उसके लिए मेरे को 2 मिनट और आपका समय लेना पड़ेगा बिफोर आई कैन स्टार्ट विथ एनीथिंग. जब मैंने CFA प्रोग्राम परस्यू किया था उस समय FSA का नाम FSA था, बट जब मैं CFA प्रोग्राम बहुत एग्रेसिवली पढ़ा रहा था, इसका मतलब 2007 से 2012-13 वाला पीरियड, उस पूरे पीरियड में FSA का नाम चेंज कर दिया गया. इट वॉज FRA. व्हाट वाज इट? FRA. तो कई बार बोलने में भी FRA निकल जाता है. तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FRA? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस. नाउ व्हेन द नेम इज FRA, इट इज डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज यू आर सपोज्ड टू बी नोइंग द रिपोर्टिंग एंड द एनालिसिस ऑफ द रिपोर्टिंग. यानी कहीं ना कहीं अकाउंट्स का स्ट्रेस आ गया है, बिकॉज आपको रिपोर्ट भी आना चाहिए और आपको उसका एनालिसिस भी आना चाहिए. CFA इंस्टीट्यूट बहुत अग्रेसिवली मेंबर्स, चार्टर होल्डर्स, कैंडिडेट्स के साथ इंगेज करता है, एंड प्लस कम्युनिटी के साथ एज इन द एम्प्लॉयर्स, कि भाई कहाँ कमी है, हम लोग बताइए कैसे पढ़ाए अपने स्टूडेंट्स को सो दैट दे आर एबल टू एंड इक्विप्ड टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. तो उस फीडबैक में आता ही रहता है थोड़ा सा बिग डेटा पढ़ा दो, मशीन लर्निंग पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो, जियो पॉलिटिक्स पढ़ा दो. तो CFA इंस्टीट्यूट कीप्स इट्स ईयर्स ओपन. बट देन इफ इट कीप्स इट्स ईयर्स ओपन, इसका मतलब CFA का करिकुलम तो बढ़ते ही जाएगा, बिकॉज सभी बोल रहे हैं हाँ ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, यही पढ़ा दो, कितना पढ़ा दो. इट बिकम्स टू वॉल्यूमिनस. देयरफॉर जो मैंने बोला था आप लोग को फर्स्ट क्लास में, दैट CFA इंस्टीट्यूट ने एक प्री रिक्विजिट का सेक्शन डाल दिया है. याद है? प्री रिक्विजिट. इसका मतलब जो चीज़ सिलेबस का पार्ट नहीं है ये नहीं आएगा, बट ये आपको पहले से जानना चाहिए. यू शुड नो इट, ओके, एज यू स्टेप इनटू द मेन करिकुलम. तो CFA इंस्टीट्यूट ने बहुत 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 बढ़िया किया है, एंड आई एम सो सरप्राइज्ड दैट पीपल डू नॉट टॉक अबाउट दिस. उन्होंने प्री रिक्विजिट में FR डाल दिया. क्या डाल दिया? FR. व्हाट इज FR? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इनफैक्ट वो भी डेबिट क्रेडिट नहीं है, बट कम से कम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, यानी PL, बैलेंस शीट. ये कहाँ डाल दिया है? प्री रिक्विजिट में. तो वी डोंट हैव इनकम स्टेटमेंट इन आवर सिलेबस. इनकम स्टेटमेंट इज ओके विद अस, ओके. वी डोंट हैव बैलेंस शीट इन आवर सिलेबस. We don't have cash flow statement in our syllabus, but we have analysis of income statement. We have analysis of balance sheet. We have analysis of cash flow statement. Inventory, okay? कोई भी कंपनी जो इन्वेंट्री बाई करता है, फिर इन्वेंट्री को या तो सीधा सेल करता है या फिर इन्वेंट्री से प्रोडक्शन करके बेचता है, यही तो दो बिजनेस है. तो अल्टीमेटली वो जो इन्वेंट्री है उसमें यू मस्ट हैव हर्ड टर्म्स लाइक लास्ट इन फर्स्ट आउट. कुछ लोग बोलते हैं लीफो, कुछ लोग बोलते हैं लाइफो. ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टोन. सो ये जो लीफो, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो माल बिका है वो पहले वाला है, या जो माल बिका है वो लास्ट वाला है, एवरेज मेथड वगैरह वगैरह. तो अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया ना, लीफो, फीफो ये सब डाल दिया FR में. कहाँ डाल दिया? FR में.
पर कोई कंपनी अगर लीफो फॉलो कर रहा है या फीफो फॉलो कर रहा है, उससे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसका कॉस्ट, उसी का तो बात हो रहा है। मैंने 10,000 यूनिट्स इस साल बेचा, अब वो 10,000 यूनिट्स कौन सा था, जो शुरू में खरीदा था वो वाला बेचा या जो लास्ट में खरीदा था वो वाला बेचा? बिकॉज जो मैंने खरीदा था वो अलग अलग दाम पे खरीदा था। आई बॉट एट डिफरेंट प्राइसेस। सपोज इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसका मतलब शुरू वाला माल कमती में खरीदा हुआ था, करेक्ट है? तो अगर मैं फीफो फॉलो करता हूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा। जो 10,000 यूनिट मैंने बेचा है, मैं दिखाऊंगा शुरू वाला बेचा है और शुरू वाले का कॉस्ट कम था, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। और एक दूसरा कंपनी है जो लीफो फॉलो कर रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अकॉर्डिंगली उसका तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट क्या होगा? कम। व्हाट आर वी डूइंग? हम लोग दोनों कंपनी सेम इंडस्ट्री में है, दोनों को कंपेयर करें कि दोनों में से किसका स्टॉक बाई करें, दोनों में से किसका स्टॉक बाई करें। तो ऑब्वियसली ceteris paribus वी वुड लाइक टू बाय द स्टॉक ऑफ अ कंपनी विच इज मोर प्रॉफिटेबल, विच इज मोर प्रॉफिटेबल। तो आई एम ट्राइंग टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज, ठीक है? तो बट ये तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट कंपनी इज फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड, द सेकंड कंपनी इज फॉलोइंग द लीफो मेथड, तो ये तो कंपैरिजन चलेगा नहीं ना। आई एम टॉकिंग अबाउट तुम लोग दो जगह, तुम लोग दोनों हावड़ा में रहते हो और हावड़ा से ट्यूशन करने आते हो, एंड वी आर ट्राइंग टू चेक दैट तुम कितना टाइम में आया, तुम कितने टाइम में आया। तो एक बंदा जो है वो बस से आया है या मेट्रो चेंज करके बर्मन रोड से आया है, सॉरी फॉर स्पीकिंग कैलकाटा लैंग्वेज, दूसरा बंदा जो है कार से आया है या व्हाटएवर, इट इज नॉट कंपेरेबल ना, कितने टाइम पे आया है, इट्स नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो इसका मतलब जो कंपनी फीफो फॉलो करे, लीफो फॉलो करे, मेरे को एक को दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालिसिस पर्पस के लिए, कि दोनों को फीफो कर दे या दोनों को लीफो कर दे, ठीक है? बट देन कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगा क्या? इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए, कैसे कन्वर्ट करो, ऐसे बोलना कोई हवा थोड़ी है। तो इसका मतलब जो कंपनी का फुटनोट्स है, क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे फुटनोट्स है, उसमें पक्का कुछ इंफॉर्मेशन रहेगा जिससे मैं लीफो को फीफो या फीफो को लीफो कर सकूं। तो जब मैंने दोनों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर दिया, हाँ अब यार दोनों कंपेरेबल, नाउ आई कैन कंपेयर, ठीक है? तो सो अपने को ये वाला पार्ट जानना पड़ेगा कि यार कंपैरिजन कर नहीं पा रहे, या फिर ये जानना पड़ेगा कि देखो ये फीफो फॉलो कर रहा है, इस कारण से इसका प्रॉफिटेबिलिटी हायर है, ये लीफो फॉलो कर रहा है, इसका लोअर है, ठीक है? उसके अलावा हो सकता है कंपनी एक मेथड फॉलो कर रहा था एंड वी फाउंड दैट इस साल मेथड चेंज कर दिए, द कंपनी वाज फॉलोइंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वी फाइंड दैट इस साल वो चेंज कर दिया है, वो जो चेंज कर दिया फुटनोट पे लिखा हुआ है कि वी हैव चेंज्ड। जब चेंज किए हैं अपने, तो ऑडिटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बिकॉज द ऑडिटर विल आस्क आपने क्यों चेंज किए है, तो ऑडिटर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज सेटिस्फैक्शन, कि ऑडिटर को एक्सप्लेन करेंगे कि एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इट विल रिजल्ट इन अ बेटर प्रेजेंटेशन एंड बेटर डिस्प्ले ऑफ आवर परफॉर्मेंस, ठीक है? और एक होता है इंटरनल समझाना उसको कुछ देके, यू अंडरस्टैंडिंग, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली तो इट विल नॉट वर्क ना। तो ऑडिटर समझ गया, उसने रिपोर्ट जो निकाला कि हाँ सब ठीक है, अच्छे, ओके, व्हाटएवर इट इज। तो अपने जब एनालिस्ट है ना, तो अपने मतलब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट यूएस गैप, यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यू मे हैव हर्ड अबाउट आईएफआरएस। आईएफआरएस खासकर मोर कॉमन प्लेस है, जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है उन्होंने भी शायद सुना होगा आईएफआरएस। हैव यू हर्ड? नॉट हर्ड? आईएफआरएस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। एक आप फिर से वर्ड बोले, इंटरनेशनल यानी ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनते हैं ना, स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स गिवन ए चॉइस लोग कैसे ही बनाएंगे, तुम अलग तरह से, ये अलग तरह से, ये अलग तरह से, ये अलग तरह से। तो हम लोग जो एनालिस्ट है उन लोग कंपेयर कैसे करेंगे सबका परफॉर्मेंस? अभी भी कंपेयर सब अपने हिसाब से बना रहे हैं 50 तरीके से, कोई फीफो फॉलो कर रहा है, कोई लीफो फॉलो कर रहा है, कोई वेटेड एवरेज फॉलो कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो इन दैट केस स्टैंडर्ड्स क्या होता है? इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स आर मेंट टू लिमिट द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल। मतलब अगर स्टैंडर्ड्स नहीं होता, मे बी अकाउंटिंग कुड हैव बीन डन इन 100 ways। इन हाउ मेनी वेज? 100 ways। बट स्टैंडर्ड्स होने से वी हैव अलाउड ओनली 4 ways। मन से बोल रहा हूँ, 104 ways जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन। मैंने आपको 4 फ्लेक्सिबिलिटी दी है, ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है या तो आप 10:30 पे क्लास पे आ जाना या 10:45 पे या 11 पे, 11 से लेट मत आना, फिर वापस भेज देंगे। और अगर पूरा चॉइस देता तो 1:45 भी आते, वैसा वाला बात है। तो स्टैंडर्ड्स आर लिमिटिंग द चॉइसेस। तो लिमिटिंग द चॉइसेस से क्या है, द वर्ल्ड एट लार्ज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ना। तो वो जो स्टैंडर्ड्स है, हर कंट्री का अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, हर कंट्री का। जैसे इंडिया ऑब्वियसली एक सर्टन अलग इन्वायरमेंट है, कस्टम है, प्रैक्टिसेस है यहाँ पे, तो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग है, ठीक है, यूरोप का अलग है। तो इन दैट केस इतना अलग अलग होने के कारण आजकल तो ग्लोबलाइजेशन है ना, विच मीन्स दैट इफ देयर इज अ ग्लोबल फंड, इट इज इवैल्यूएटिंग से टाटा मोटर्स वर्सेस जीएम, जनरल मोटर्स की, जनरल मोटर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करेगी टाटा मोटर्स में। अब टाटा मोटर्स तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है और जनरल मोटर्स यूएस फॉलो किया होगा, आईएफआरएस फॉलो किया होगा। अब दोनों वंस अगेन कंपेरेबल नहीं है। तो इन दैट केस इस कारण से क्या किया गया, सोचा गया चलो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बना दे। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का नाम दे दिया गया आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अपने को जैसा भी लगे पेट्रियोटिकली, द फैक्ट रिमेन्स दैट यूएस इज यूएस। यूएस का जो मार्केट कैप है दैट्स रफली अराउंड $40 ट्रिलियन। मार्केट कैप इज अराउंड $40 ट्रिलियन। इंडिया का जो मार्केट कैप इज रफली अराउंड $5 ट्रिलियन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीडीपी, मैं बात कर रहा हूँ मार्केट कैप का। मार्केट कैप का मतलब हुआ जितने भी शेयर्स लिस्टेड है ना अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में, एनएससी बीएससी में, स्मॉल कैप मिड कैप, उन सब का नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस को ऐड कर दे, दैट्स मार्केट कैप। तो इंडियन मार्केट लाइक $5 ट्रिलियन, यूएस इज लाइक $40-50 ट्रिलियन। तो इट्स द बिगेस्ट मार्केट। तो कई बार आपको दिखेगा करिकुलम में, सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट यूएस गैप, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड्स ओवर हियर, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट। तो पहली बात तो है सीएफए इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है अपना जो एफएसए है वो आईएफआरएस को लेके, किसको लेके है, आईएफआरएस। इनफैक्ट अपना जो लोग बोल रहे भी यहाँ पे इंड एएस होता है, इंडिया में क्या होता है, इंड एएस, विच इज लाइक द इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस। इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ आईएफआरएस, कि हम लोग मोटा मोटी आईएफआरएस को फॉलो करते हैं बट थोड़ा सा ट्विस्टेड टू सूट आवर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। ओके, तो वी हैव इंड एएस विच इज लाइक आईएफआरएस को ही फॉलो करते हैं। सीएफए प्रोग्राम ने भी क्लियर कर दिया है वी आर गोइंग टू फॉलो आईएफआरएस। हाउएवर एट टाइम्स वो लोग यूएस गैप में जहां पे मेजर डिफरेंसेस है ना बिटवीन यूएस गैप एंड आईएफआरएस, दे वांट स्टूडेंट टू नो दैट, बिकॉज दे आर नॉट इमेजिनिंग दैट एक स्टूडेंट सीएफए प्रोग्राम करके मतलब नेशनल में ही रह जाएगा, केवल इंडियन कंपनीज को ही देखेगा। और इंडियन कंपनीज को भी देखेगा तो इंडियन कंपनीज भी तो आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं। आई टॉक्ड अबाउट टाटा मोटर्स लिस्टेड अब्रॉड, टाटा मोटर्स लिस्टेड अब्रॉड, इन्फोसिस लिस्टेड अब्रॉड, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर जीडीआर सुना होगा। एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, यानी इंडियन कंपनीज इशूइंग द शेयर्स अब्रॉड, सो दे हैव टू फॉलो आईएफआरएस यूएस गैप। तो मतलब क्या होगा, दे अंडरस्टैंड दैट यार आईएफआरएस इंपॉर्टेंट है बट यूएस गैप का जहां मेजर डिफरेंसेस आईएफआरएस से वो स्टूडेंट को थोड़ा सा बता दे, बिकॉज इट विल बी हैंडी फॉर हिम, इट विल बी हैंडी फॉर हिम। सो एफआर अपना हो गया प्री रिक्विजिट में और एफएसए हो गया अपना मेन सिलेबस में। इज इट क्लियर? अब you must have seen one thing in the 2-3 classes which have started, that teaching के टाइम पे I am not rushing, सही है, but at the same time I am very very cognizant of the fact that मैं समय बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँ। Therefore for example we gave you some building block classes कि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। We gave you time value of money DCF का classes, because time value of money अब सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। 500 रुपया जमा करेंगे तो बताओ 10 साल बाद क्या बनेगा। इट इज़ नॉट इन द करिकुलम, पर क्या वो जानना जरूरी है? एकदम जानना जरूरी है। वाया द कैल्सी, करेक्ट है। वैसे ही टीचिंग वाइज तो आई कैन टीच एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल एज एफएसए, बट देन अदर चीज भी तो सिलेबस में है और एफआर तो सिलेबस में नहीं है। तो बिकॉज ऑफ विच वन थिंग बता दें, इस बैच में क्या होगा, एज वी विल मूव अहेड, जो होमवर्क दिया जाता है ना उसमें मैं एफआर वाला पोर्शन आपको देते जाऊंगा, होमवर्क में एफआर वाला पोर्शन, ठीक है। तो और कई बार वो एफआर वाला पोर्शन प्रोएक्टिव होगा, माने अपने बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है, होमवर्क इज सिमिलर टू क्लास वर्क, जो क्लास वर्क में पढ़ाया गया उससे।
इसमें क्या होगा, होमवर्क में भी अ प्रिकर्सर टू द नेक्स्ट क्लास। जैसे आप एफआर जान गए तभी तो आप एफएसए कर पाओगे ना, आपने इनकम स्टेटमेंट जान गया तभी तो मैं उसका एनालिसिस करा पाऊंगा। क्या सर आप दोनों करा सकते हैं? ऑफकोर्स, बट देन उतना क्लासेस, इट्स लाइक एक ही टॉपिक चलता रहेगा। तो आई विल मेक वेरी, एंड कम्युनिकेशन विल बी ओपन। क्लास पे बता रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को टेलीग्राम पे बता रहा हूँ, और यहाँ पे अपना जो फेस टू फेस का अलग से व्हाट्सएप चैनल बना रहा हूँ, उस पर भी आप लोगों को बताते रहूँगा। तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं। तो ये मैं बता दिया, एफ आर will be given as homework and it's a precursor to the next class, and FSA would be primarily done in class. And even after saying that, I know myself very well कि मैं इवन बोल रहा हूँ कि FR को दे दूंगा, फिर भी FSA पढ़ाते समय मैं FR को रिपीट जरूर करूंगा, रिपीट करूंगा, पर वहां पर रुकूंगा नहीं। एक होता है ना, रुक रुक के पढ़ा रहे, एकदम रुक गए हैं वहां पे, तो आई विल बी अ बिट स्विफ्ट इन इट व्हेन आई टॉक अबाउट FR, ऑल्दो आई एम सेइंग बट आई एम स्विफ्ट। तो किसी स्टूडेंट का अगर सपोज सीए का बैकग्राउंड है तो उसको एफआर नहीं करना चाहिए, ही मे स्किप कि यार मेरे को आता है इनकम स्टेटमेंट, दैट्स फाइन, या मैं 1.5 स्पीड पे करूंगा, या सर तो बोलेंगे एफएसए के अंदर भी एफआर स्विफ्टली बोलेंगे तो मैं उससे समझ जाऊंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्लैरिफिकेशन करना जरूरी था, ठीक है ना। अब इवन ये क्लैरिफिकेशन करते समय द प्रॉब्लम वाज दैट आई कुड सी सम फेसेस जिनका बैकग्राउंड नहीं है, बिकॉज वी यूज सम टर्मिनोलॉजी इवन ये बोलते हुए, वी यूज लीफो, वी यूज फीफो, वी यूज इनकम स्टेटमेंट, वी यूज बैलेंस शीट, वी यूज कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी यूज आईएफआरएस, वी यूज यूएस गैप। कैन यू अंडरस्टैंड कि जार्गन्स का यूसेज उस आदमी के लिए जो पर्सन ने कभी अकाउंट्स का कुछ जानता ही नहीं है, उसके लिए तो अभी जो बोला उसमें भी काफ़ी थोड़ा सा पैचीनेस होगा, ठीक है। सो वी नीड टू अडेप्ट टू इट, ठीक है, विच आई विल। तो अभी तक वैसे मैंने पढ़ाना कुछ चालू नहीं किया है, ठीक है। आई स्टार्टेड बाई जस्ट सेइंग द एफआर और एफएसए का डिफरेंस बताया, और अपना करिकुलम का फोकस बता दिया। एफएसए बहुत बड़ा टॉपिक है ये बता दिया, ठीक है। क्लास वर्क होमवर्क का मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। और एक चीज, Ashwath Damodaran. Okay, you may have heard the name or you should know the name. Ashwath Damodaran is known as the Dean of Valuation, the God of Valuation on this planet Earth. Okay, valuation ka baap, everything of valuation, Ashwath Damodaran, and we should be proud that he's an Indian. So he, Ashwath Damodaran, coming from South India, he's a professor at the Stern School, New York. ठीक है? Now ही इज़ फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यानी बहुत सारे जिनका बैकग्राउंड नहीं उन लोग के जैसे। तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पर्सन इज द डीन ऑफ वैल्यूएशन। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके सबसे बढ़िया वैल्यूएशन कर रहा है, बेटर देन एनी अकाउंटेंट कैन डू। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया है, उनको पता है कि उनके स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स का ह्यूमन रिसोर्स एचआर बैकग्राउंड होता है, या इको बैकग्राउंड होता है, या लिटरेचर बैकग्राउंड होता है। एमबीए तो आगे जाके बहुत सारे बैकग्राउंड के लोग करते हैं ना। तो उन्होंने अकाउंटिंग 101, क्या अकाउंटिंग 101 करके, ओके, छोटा छोटा 12 लेक्चर्स निकाला था, नॉट लंबा लंबा लेक्चर्स, 12 लेक्चर्स, जिनमें उन्होंने अकाउंट्स को थोड़ा एक्सप्लेन किया है टू समबडी हु इज एंटरिंग इनटू दिस एरिया ऑफ इक्विटी एंड डेट, ठीक है। तो वो जो अकाउंटिंग 101 का लेक्चर्स है, वो लेक्चर्स उनका सब चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, एवरीथिंग, ओके। तो अकाउंटिंग 101 का लेक्चर्स जो है वो अवेलेबल है, उसका लिंक शेयर कर देंगे आप लोग के साथ। पर उसको एज अ हॉबी ट्रीट कीजिएगा, उसको उस तरह नहीं कि बिल्डिंग ब्लॉक क्लास करना है, बिल्डिंग ब्लॉक करना मैंने करना है, टीवीएम करना है, बट अकाउंटिंग 101 आप एज अ हॉबी कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज लिस्निंग टू अ 15 मिनट्स 20 मिनट्स आधा घंटा का लेक्चर समडे इट शुड बी अ हॉबी, ना चल यार सुनते हैं। तो उस सेंस में करोगे धीरे धीरे तो बेटर रहेगा। ऑल्दो एमबीए की क्लासेस आपको पता है वहाँ खुल के नहीं पढ़ाए जाते, अल्टीमेटली वो पीपीटी क्लासेस होती है, तो आपको उतना वैसे नहीं लगेगा कि यार सर जैसे पढ़ाते हैं ना वो मज़ा आता है। यू विल फील बट इट्स वर्थ इट बिकॉज ही टीचिंग फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, ही इज़ नॉट टीचिंग विद इन द बाउंड्स ऑफ द सीएफए करिकुलम। ऑथर ने ये बोला है, ये डेफिनेशन है, ये एग्जाम में आएगा, ये टोन नहीं है ना पढ़ाते समय। मेरा टोन तो ये है बिकॉज आई नो आई एम टीचिंग फॉर द एग्जाम, करेक्ट है, ठीक है। तो एक दो चीज़ लिख ले अभी तक जो बोला, बिकॉज हर एक चीज़ लिखना जरूरी है। एफएसए 20% of the exam. FSA is 20% of the exam. Now curriculum में
मैं यहीं से दो एरो निकाल रहा हूँ, एक है FR और एक है FSA। FR इज प्री रिक्विजिट, FSA part of syllabus. So if some student is saying that sir मैं FR नहीं करूँ तो चलेगा क्या? Exactly चलेगा, ठीक है। बट अगर आपको लगता है आपका अकाउंट्स नहीं था या थोड़ा सा शेकी था तो करना बेटर रहेगा। नॉट फ्रॉम द कोर को रीडिंग करना, तो देखो मैंने स्ट्रिक्टली देखा हूँ ऐसा कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, खासकर जो मेरे से क्लासेस ले रहे हैं, दे आर बेटर ऑफ नॉट रीडिंग द कोर लाइन बाय लाइन, बिकॉज आफ्टर रीडिंग यू डोंट रिटेन इट, टू मच ऑफ इंग्लिश इज देयर, ठीक है। और वो भी आप प्री रिक्विजिट का रीड करेंगे तो दैट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन डिवोट दैट एनर्जी एल्सवेयर ना, तो इसका रीडिंग तो करना ही नहीं है। हाँ, लेक्चर्स जो है वो आप कर भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, जब वो शेयर होगा आपका मन, ठीक है ना। FR FSA पार्ट ऑफ सिलेबस। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एग्जाम्पल यहाँ पे अपने इनकम स्टेटमेंट IS, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट यानी PL अकाउंट, और यहाँ पे एनालिसिस ऑफ IS। तो लेफ्ट साइड में इनकम स्टेटमेंट है और राइट साइड में उसका एनालिसिस, ओके, राइट साइड में उसका एनालिसिस। यहाँ पे ये बताएगा अपने को IFRS एंड US गैप के बारे में चेप के। दे विल टेल अस अबाउट IFRS एंड US गैप वेरी डिटेल। तो थोड़ा सा लर्निंग टाइप हो जाता है, वो ऐसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन ऑफ टू फर्म्स dash, comparison of two firms dash, one following IFRS and the other US gap। तो वैसा क्वेश्चन आएगा कि देखो ये फर्म IFRS फॉलो कर रहा है, ये फर्म US गैप फॉलो कर रहा है, तो इन दैट केस कैसे कंपेयर करें। कंपैरिजन ऑफ टू फर्म्स डैश, वन फॉलोइंग IFRS एंड द अदर US गैप, वन फॉलोइंग IFRS एंड द अदर US गैप। प्रियांशु जैन, आपने लंबा चौड़ा 3 लाइन का कुछ लिखा है, मैं अभी रीड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ आप Q फोरम में लाइव बैच के अंदर लिख सकते हैं, बिकॉज एक ग्रुप बना था ना Q फोरम में लाइव बैच का, उस पर लिख दीजिएगा, जवाब दे देंगे। ओके, तो ये डिस्कस किए। ये डिस्कस करने के बाद आज का जो क्लास है, ऑल्दो क्लास का नाम क्या था कौस्तुभ? इंट्रोडक्शन टू FSA, ये अपना फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल है। इंट्रोडक्शन टू FSA लिख ले अपने, इंट्रोडक्शन टू FSA, दिस इज द फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल, इंट्रोडक्शन टू FSA। बट बिलीव मी, मैं पढ़ाते समय अभी सिटिंग ओवर हियर एंड नोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑडियंस, आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच दिस चैप्टर राइट नाउ, I am trying to give you the big picture. Today's class is better called big picture, ठीक है। तो even those who have solid accounting background, they will be able to appreciate today's class as I move ahead. अभी तक I have not started teaching today. I have been communicating just क्या syllabus में है। So let me explain. सुनना please. अभी लिखना नहीं है, पहले सुनना है। My face. सुनो। Easy figures बोल रहा हूँ तो तुरंत जवाब दे देना। एक एसेट है, अगर वो एसेट आप बाई करते हो तो आपको 1 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि 120 करोड़ मिलेगा। आई रिपीट, एक एसेट है, अगर आप उसको बाई करते हो तो 1 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि आपको 120 करोड़ मिलेगा। व्हेन आई सेड एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा, इसका मतलब पक्का 120 करोड़ मिलेगा या ऊपर नीचे हो सकता है। यानी कि 120 करोड़ इज रिस्की और इट इज रिस्क फ्री। रिस्की 120 करोड़ 1 साल बाद एक्सपेक्टेड है मिलेगा। एज सुन एज वी से एक्सपेक्टेड है, इसका मतलब ही ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो द अमाउंट कैन वेरी, एंड इनफैक्ट अगर ये बॉन्ड वगैरह होता इशूड बाय मुकेश का छोटा भाई, कौन था, अनिल,
हाँ, तो इन दैट केस डूब भी सकता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क कैन ऑल्सो भी दे कि डूब ही जाए, स्वाहा। तो 120 करोड़ से आपने वो जो स्टडी किया कि यार ये 120 करोड़ जिस एसेट से मिलेगा इसमें ऊपर नीचे होने का क्या चांसेस है। अगर आपको लगता कि नहीं ज़्यादा रिस्क नहीं है यार, मोटा मोटी लग रहा है 5% अप डाउन हो सकता है, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, वो 120 करोड़ जो बोला ना एक्सपेक्टेड मिलेगा, ऊपर नीचे का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत वॉलेटाइल है, मे बी 30% अप डाउन हो सकता है। मानी यू कैन गेट 120 का 0.7, 120 इंटू 0.7 84 इंस्टेड ऑफ 120, और यू कैन गेट 120 का 130%। इज इट फाइन? ओके। और थर्ड केस है where you understand that 120 can become almost zero और 120 can become double triple। ये 3 situations हो गया ना, 3 different situations। so अपने फाइनेंस जब पढ़ते हैं ना तो उसमें एक assumption होता है कि risk means volatility, risk means volatility। we don't look at this way कि सर आप जो बोले कि 120 जीरो हो सकता है तो डबल भी तो हो सकता है। ऑफ कोर्स मैंने बोला जीरो हो सकता है, डबल भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली तो वॉलेटिलिटी है, बोथ साइडेड। अपने कोई भी वॉलेटिलिटी को रिस्क मानते हैं। तो थर्ड वाला सिचुएशन वाज मोस्ट रिस्की, सेकेंड वाला सिचुएशन जहाँ 30% अप डाउन वो सेकेंड मोस्ट रिस्की, और फर्स्ट वाला जहाँ 5% अप डाउन वो सबसे कमती रिस्की था। इन केस आपने लेक्चर किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर 1 TVM का, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और नहीं भी किया है तो कॉमन सेंसिकली the return that you will require when you are investing your money today, कितना रिटर्न चाहिए, will be highest in which situation। कि मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, मैं ये शेयर बाई कर रहा हूँ, मेरे को इतना रिटर्न चाहिए, तो in which situation you want the highest। थर्ड, because all of us are supposed to be risk averse, risk averse, risk averse मतलब we are supposed to love risk or hate risk, hate risk। तो if you are supposed to hate risk and something is risky, you should not be investing in it unless it gives you a very very high return। कि मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा, ओ ज़्यादा रिटर्न है, हाँ तब ठीक है कर सकता हूँ। there has to be that risk premium ना, प्रीमियम फॉर टेकिंग रिस्क। तो इन दैट केस जो फर्स्ट केस है उसमें सपोज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। व्हाट इज इट? 10%। सेकेंड सिचुएशन में 15%, थर्ड सिचुएशन में 20% आपको रिटर्न चाहिए। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ किसी को तो मैं बोलूँगा अगर आप x लगाएंगे तो फर्स्ट सिचुएशन में यू वांट x इंटू 1.1, करेक्ट, x प्लस 10%, x इंटू 1.1। सेकेंड सिचुएशन में x इंटू 1.15, थर्ड सिचुएशन में x इंटू 1.2। सही बोला? पर मिल रहा तो 120 ही है, तो x इंटू 1.1 इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू व्हाट? 120 बाई 1.1, 120 डिवाइड बाय 1.1, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। बिकॉज व्हेन यू आर डिवाइडिंग बाय 1.1 तो 120 फुल रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, तो इट्स गेटिंग डिस्काउंटेड। 120 इज पुल्ड 1 ईयर बैक एट 10% डिस्काउंट रेट। 120 बाय 1.15 सेकेंड सिचुएशन, 120 डिवाइड बाय 1.2 थर्ड सिचुएशन, करेक्ट है? तो इन दैट केस 3 अलग अलग आंसर आया। एक बार तीनों आंसर्स बोलना, कैलसी कर रहे हो तो, कैरी कर रहे हो तो एक बार 120 बाय 1.1 बोला मैंने, फिर 120 बाय 1.15 बोला, फिर मैंने 120 बाय 1.2 बोला। लास्ट वाला तो ऑब्वियस 100 आएगा, लास्ट वाला तो 100 करोड़ आ रहा है, ये वर्बली दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले में शायद 109.09, ओके क्षितिज श्रुतिक 109.09 फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 104.34, 104.34, ठीक है। 109 104 बोले एक बार वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, 109 104 बोल रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट सिचुएशन होता तो मैं 109 करोड़ आज लगाने को तैयार हूँ, जो मैं लगाने को तैयार हूँ, जो मैं लगाने को तैयार हूँ, we call it the intrinsic value of the asset। What do we call it? Intrinsic value of the asset, intrinsic value of the asset 109 करोड़। सेकेंड सिचुएशन में 104 करोड़, थर्ड सिचुएशन में व्हाट? 100 करोड़। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब द प्राइस दैट इज रनिंग इन द मार्केट और द प्राइस दैट यू आर रेडी टू पे, रेडी टू पे। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब वो नहीं जो बाजार में चल रहा है, मतलब वो जो मैं देने को तैयार हूँ,
ठीक है, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को इंग्लिश में बोल सकते हैं शुड बी प्राइस। क्या बोल सकते हैं? नॉट द एक्चुअल प्राइस, द शुड बी प्राइस ऑफ द एसेट। Okay, because if I buy at that particular price, I will get my required rate of return. I will get my required rate of return. Can I get supernormal return? Yes, by buying it at a lower price. By buying it at a lower price. So in situation 1, if I find that the asset is trading at 108, trading at 108, तो आप 108 लगाए 120 मिलेगा, 108 लगाए 120 मिलेगा, you are earning 12 by 108। सही तो बोला? 108 लगाए 120 मिलेगा, तो what are you earning? 12 by investing how much? 108। 12 by 108 is what percent? 12 by 108 is 11.11%। तो 11.11% is your expected return based on the price of 108। expected है कि I will earn 11.11, but based on the risk, what was your required return? 10। Based on your risk, what was your required return? 10%। 10% मेरे को चाहिए, ये रिस्क है। ओ पर दाम 108 है, इस पे तो मेरे को लगता है 11.11% मिलने वाला है। ये जो 11.11% ग्रेटर देन 10% है, जो एक्स्ट्रा 1.11% है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। दिस एक्स्ट्रा 1.11% इज कॉल्ड अल्फा, सुपर नॉर्मल रिटर्न, एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है, तो मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा। द एसेट इज अंडर प्राइस्ड, द एसेट इज अंडर प्राइस्ड मतलब चीप, सस्ता। आई शुड बाय द एसेट, वी शुड गो लॉन्ग, वी शुड गो लॉन्ग, LONG लॉन्ग। ऑब्वियसली वैल्यूएशन का क्लास नहीं चल रहा, बट आई विल हैव टू ब्रिंग द टॉपिक इन ट्यून विथ अपना AM सेशन है, जो फर्स्ट सेशन, अपना PM सेशन है। AM सेशन में QM है, इकोनॉमिक्स है, FSA है, कॉर्पोरेट इश्यूज है। QM इकोनॉमिक्स, FSA कॉर्पोरेट इश्यूज और एथिक्स, ये जो 4 टॉपिक है QM क्यों है? सो दैट वी कैन स्टडी इक्विटी मार्केट्स एंड डेट मार्केट एंड रियल एस्टेट एंड कमोडिटी। इकोनॉमिक्स क्यों है? सो दैट वी कैन स्टडी इक्विटी डेट ऑल्टरनेट। FSA क्यों है? सो दैट वी कैन स्टडी इक्विटी डेट ऑल्टरनेट। कॉर्पोरेट इश्यूज क्यों है? सो दैट वी कैन स्टडी, यू हैव टू रिमेंबर दिस। So we are studying FSA only with one objective, to act as an input in investment decision. To act as an input in, I have to decide whether I should buy the shares of Tesla or not. Tesla का शेयर क्या मेरे को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन मेरे को लेना है। मेरा हार्ड अर्न मनी उसमें लगने वाला है। What will I do? I will try to find out the intrinsic value of Tesla. The intrinsic value of Tesla. Of course, that's more complicated. It is not as easy as I said 120। ठीक है, टेस्ला का शेयर बाई करेंगे, आपको पता है कोई कंपनी का शेयर बाई करते हैं तो परपेचुअल कैश फ्लोज है, जिंदगी भर का कैश फ्लोज है ना आपका। तो इन दैट केस क्या कैश फ्लोज आएगा, क्या रिस्क इन्वॉल्व है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टडी, इजंट इट? अगर टेस्ला का मेरे को फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट करना है जिंदगी भर का, उसका अर्निंग्स क्या, उसका रेवेन्यू क्या होने वाला है, रेवेन्यू, सेल्स, ओके। Tesla, according to you, is operating in a single geography or multiple geographies? Multiple geographies. There was a talk election के पहले about the fact that Elon Musk is going to come to India, ठीक है, and about the fact that Tesla cars would now be available in India. Do you remember? Because these are the folk talk which were happening. So accordingly, Tesla is operating in multiple geographies. Is Tesla exposed to currency risk? Tesla is exposed to currency risk. Is Tesla exposed to regulatory risk? मतलब चाइनीज गवर्नमेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट, टेस्ला का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो चाइना में ही है, और चाइना का तो चाइना कुछ भी करता है और किया भी है। तो टेस्ला इज एक्सपोज टू कंट्री रिस्क, करेंसी रिस्क, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम उसका जो नॉर्मल कोर बिजनेस रिस्क है कि आप ऑटोमोबाइल बिजनेस में, इज ऑटोमोबाइल बिजनेस सिक्लिकल और डिफेंसिव? सिक्लिकल, ऑटोमोबाइल बिजनेस है सिक्लिकल ना, बिजनेस साइकिल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। रिसेशन के टाइम पे ऑटोमोबाइल का जो सेल्स है वो कम होगा, बिकॉज गाड़ी तो अपने 2 साल रुक के बदल सकते हैं ना, खराब इनकम चल रहा है तो। इट इज नॉट लाइक मेडिसिन, ठीक है। तो वो सब बिजनेस रिस्क है जो है। द फैक्ट दैट टेस्ला इन इट्स विजन स्टेटमेंट सेज दैट आवर विजन इज टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल एनर्जी, टू मूव टुवर्ड्स, that is why we are in the EV business. That is why EV business के साथ साथ we are not only manufacturing cars,
but we are also manufacturing energy solutions. What solutions? Energy solutions. Okay, the batteries that are used to fire the electric vehicles. Correct hai? Other companies like GM, Toyota, they had the business model that उनका distributorship system था, distributor system, dealers, यानी कि जो शोरूम नहीं होते गाड़ी के, मारुति का शोरूम, इसका शोरूम, तो अलग अलग डीलर्स, कैलकाटा में 4 डीलर्स है, बॉम्बे में 8 डीलर्स है, वैसे अपॉइंट है, और वो डीलर्स जो है वो गाड़ी को रखेंगे, ठीक है, वगैरह, और उसके बाद बेचेंगे. तो जब तक कस्टमर के पास जा रहा है वो डीलर भी तो कमा रहा है. तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, डीलर्स है, फिर कस्टमर के पास जा रहा है. अल्टीमेटली द मार्जिन्स आर रिड्यूस्ड फॉर द कंपनी ना, फॉर जनरल मोटर्स, फॉर टोयोटा. टेस्ला decided not to have dealers, distributors. Go to their website and book the car. Go to the website, book a test drive. सारा बिचौला को हटा दिया. बिचौला is okay. We have to speak such languages, otherwise the communication doesn't come. Posh English में education cannot be transmitted. ठीक है, तो in that case सारे बीच वाले को हटा दिया, तो पूरा का पूरा मार्जिन खुद ही खा रहे हैं. It doesn't have to incur all those costs. It's operating at such margin. ठीक है. Then the biggest advertisement is Elon Musk himself. उसका कि भाई हम खुद ही बोलेंगे तो गाड़ी बिक जाएगा, नहीं बिकेगा तो जरूरत ही क्या किसी और का. So one will laugh about YouTubers and all that, but the biggest YouTuber in this generation has been Elon Musk. Of course, when I say YouTuber, he's not on YouTube, he's on Twitter. ठीक है, but that's the same thing. So it adopted a number of practices and a number of ways by which it could beat the competition, the likes of GM and क्या बोलते हैं Toyota, and it's so difficult to beat them. Automobile business was always expected to be a business in which scale works. What works? Scale and brand works. ठीक है, कि इतना लार्ज स्केल पे ऑपरेट करो कि आपका एवरेज कॉस्ट इतना कम है कि नया एंट्रेंट कैसे एंटर करेगा, बिकॉज नया एंट्रेंट एंटर करते उतना लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर नहीं सकता है. बिकॉज लार्ज स्केल पे कैसे ऑपरेट करेगा, हम किसको बेचेंगे उतना लार्ज स्केल पे. इट इज सो डिफिकल्ट टू एंटर द ऑटोमोबाइल बिजनेस. ठीक है, प्लस ब्रांड कैसे, लोग जीएम का ही कार लेंगे. तो इन दैट केस फाइटिंग दैट, थिंकिंग अबाउट इट, कमिंग आउट विद इट, apart from anything that we may say about Elon Musk, but it has to be said that this guy has done it. ठीक है, तो anyways, the talk about the matter was that I want to decide whether I have to invest in Tesla or not. तो I have to find out the intrinsic value of the share, जो अभी हमने निकाले थे 109, 104, and I have to compare with the market price of Tesla का share. And if the market price is lower than the intrinsic value, then it is underpriced. I should buy. If the market price is greater than the intrinsic value, it is overpriced. I should not buy, or if allowed, I should short it. आपको लैंग्वेज समझ में आया? मैंने बोला अगर वो ज़्यादा दाम है तो मेरे को नहीं बाई करना चाहिए, या फिर अगर अलाउड है मेरे मार्केट में तो मेरे को शॉर्ट करना चाहिए. क्या करना चाहिए? शॉर्ट. शॉर्ट वाले याद है ना, हुए बिना बेचना, हुए बिना बेचना. नहीं है पर बेच देते ना, बिकॉज दाम गिरेगा तो खरीद लेंगे नीचे दाम पे. दैट इज शॉर्टिंग, जो कि अलाउड नहीं होता कई जन को, कई कैटेगरीज को. एनीवेज, तो इसके लिए मेरे को टेस्ला का प्रोजेक्शंस करना पड़ेगा. टेस्ला का प्रोजेक्शंस करना पड़ेगा. क्या चीज का? कैश फ्लोज का. क्या चीज का? कैश फ्लोज का प्रोजेक्शंस. CF1. CF is what? Cash flow. One money. Year 1. CF2. CF3. Dot to infinity. CF1, CF2, CF3 dot to infinity. करेक्ट है. एंड वो जो कैश फ्लोज का मैं प्रोजेक्शन करूंगा, those cash flows, by obviously common sense, those cash flows would be certain or uncertain? Uncertain. There's no question that you can't answer that, because कोई भगवान थोड़ी बैठा है जो बता देगा कितना सेल्स होगा, उसका कितना कॉस्ट रहेगा, क्या कैश फ्लो होगा. There are so many uncertainties. ठीक है, तो कैश फ्लोज आर अनसर्टन. अनसर्टन माने रिस्की, अनसर्टन माने रिस्की. सो इफ यूएस ट्रेजरी इज इट ओके, यानी यूएस का गवर्नमेंट बॉन्ड, यूएस का 10 ईयर जीसेक, यूएस का 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज यील्डिंग अ रिटर्न ऑफ से 5.5%, रिटर्न ऑफ 5.5%, ये 5.5% आप कमा सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन यूएस गवर्नमेंट का 10 साल का सिक्योरिटी. तो इन दैट केस व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन टेस्ला, डू यू वांट 5.5% or more than that or less than that? More than that, because there is a risk involved.
and you are a rational person. Rational means you hate risk, and if you hate risk, you demand a higher rate of return. Okay, so you demand say a 13-14% per annum return. So वो cash flows को discount करेंगे 13-14% पे, obviously on the Excel sheet or on the calculator, and will get the intrinsic value. Will get the intrinsic value. Now the fallacy of Indian examinations is that they will give you the cash flows. Cash flow ये होने वाला है. 14% से टन आंसर निकाल और खुश हो जाते कितना बड़ा है. Imagine. And ऐसा 100 questions. कैश फ्लो दिया हुआ है, 14% दिया हुआ है, टाने अपने टानने का मशीन हो गए. वी आर नथिंग बट वी आर कैलकुलेटर. उसको टेबल बनाएंगे, कॉलम बना के खींचते रहेंगे, फिर लोग फाइट करें क्लास में, सर 22.72, नो सर 73. बस यही चलता रहेगा दुनिया, एंड विल गेट द इंट्रिंसिक वैल्यू. सबसे बिगेस्ट चीज वो कैश फ्लोज कैसे आएगा. ब्रेन्स तो उसी में है. 2 टाइप्स ऑफ जॉब्स यू विल गेट. नंबर 1 जॉब जहां पे आपको केवल कट कॉपी पेस्ट करना है, गुड पैकेज है, डिसेंट, जो मैं बोला था 1 लाख का ट्रैप, 12 लाख का पैकेज है, ठीक है. तो एंड दी अदर इज दैट 1 लाख बिकम्स 1 more zero और 1 more zero, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट प्रोवाइडेड आपके पास वो ब्रेन्स है कि आप फोरकास्ट कर सको. किसका फोरकास्ट तो भगवान कर सकता है, हम लोग कैसे करेंगे. फोरकास्ट करने का मतलब ये नहीं है यू हैव टू बी 100% एक्यूरेट. फोरकास्टिंग का मतलब होता है सिनेरियोस. क्या होता है? सिनेरियोस. तो यू बॉइल डाउन सिनेरियोस ना, कि ऐसा ऐसा सिनेरियो में ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा में ऐसा ऐसा होगा. उसके बेसिस पे कुछ वैल्यूएशंस आया, देन वी लुक एट द प्राइस एंड वी डिसाइड अकॉर्डिंगली. बट इन ऑर्डर टू फोरकास्ट द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी, डू वी नीड टू लुक एट द पास्ट. टेस्ला का मेरे को फ्यूचर कैश फ्लो फोरकास्ट करना है, उसका रेवेन्यू क्या होगा, उसका कॉस्ट क्या होगा वगैरह. क्या इसको फोरकास्ट करने में मेरे को पास्ट का रेवेन्यू, पास्ट का कॉस्ट देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए. मेरे को पास्ट का देखना चाहिए. क्या मेरे को पास्ट का जो देखना चाहिए, आप लोगों ने बोला, क्या मेरे को केवल पास्ट देखना चाहिए? क्वेश्चन था क्या पास्ट देखना चाहिए? यस. क्या केवल पास्ट देखना चाहिए? नो. ठीक है. तो रशियंस का डायलॉग होता है, इफ यू इग्नोर हिस्ट्री यू मे मेक अ मिस्टेक. If you only consider history, you will definitely make a mistake. There is no doubt about it. So it's a question of respecting the financial statements. जो past financial statements थे, उनको analyze करें. But at the same time, financial statements के अलावा बहुत कुछ है. ठीक है? Information about the industry, automobile industry में क्या हो रहा है. जो बात हो रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एंड ऑल दैट, तो यार कितना जल्दी जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी जो सारी बाकी गाड़ियाँ चलती है वो कब फेज आउट होगी, डेवलप्ड इकोनॉमीज में कब होगी, डेवलपिंग इकोनॉमीज में कब होगी, रेगुलेटर्स का क्या है, क्या रोड मैप है इसका, ठीक है, वगैरह वगैरह. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल. ठीक है, वो सारा समझना. इकोनॉमी में क्या है, कब बिजनेस साइकिल क्या होने वाला है, अभी रिसेशन बूम क्या चल रहा है, ये कंपनी कौन कौन से कंट्री बेचता है, कौन कौन से करेंसी बेचता है, इसका मार्केट शेयर क्या है, ये क्या अपने कंपटीशन को बीट कर रहा है या कंपटीशन से बीट हो रहा है, फ्यूचर में हम लोग को क्या लगता है क्या होगा. इससे कस्टमर से बात करें, इसके वेंडर्स से बात करें, सप्लायर्स से बात करें. ठीक है. ऑटोमोबाइल के बारे में कोई व्हाइट पेपर निकला होगा, इंडस्ट्री का व्हाइट पेपर, ओके, इकोनॉमी का रिपोर्ट निकला होगा बाय आरबीआई, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो उन सबको देखिए. हैव यू हर्ड अबाउट ब्लूमबर्ग? हैव यू हर्ड अबाउट कैपिटल आईक्यू? ब्लूमबर्ग और कैपिटल आईक्यू जो है वो एक तरह से सबसे कॉस्टली थर्ड पार्टी सोर्सेज हो गए. क्या हो गए? थर्ड पार्टी सोर्सेज, यानी जिनमें अबंडेंट रिसर्च सारे सेक्टर्स वगैरह पे किया हुआ है. ठीक है. तो उसका एक्सेस है क्या, उस पर क्या रिपोर्ट्स लिखा हुआ है, बिकॉज आई नीड इंफॉर्मेशन. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें, पीएल को, बैलेंस शीट को वगैरह वगैरह, फुटनोट्स को देखें, ऑडिटर्स रिपोर्ट को देखें, मैनेजमेंट कमेंट्री को देखें. वो सब देख दाख के आई हैव टू मेक अ फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज and the risk involved, the discount rate, and then the last part, pull them down, which I am not going to do, and find out the value. When I mean to say वो pulling वाला part तो कोई हालत में एनालिस्ट या फंड मैनेजर करता नहीं है, वो तो मॉडल करता है, एक्सेल करता है, वो थोड़ी काम है. तो काम अपने से वो कराते हैं इंडियन एग्जामिनेशन में जो कोई काम ही नहीं है, टानने वाला काम जो किसी को नहीं करना. आर यू गेटिंग मी? तो इन दैट केस स्टैटिस्टिकल डेटा, बिग डेटा के हेल्प से
आप एनालाइज कर पाओगे, इकोनॉमिक्स के नॉलेज से कर पाओगे। कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में क्या है कि टेस्ला जो है वो फंडिंग कहाँ से उठा रहा है, डेट इक्विटी क्या है उसका, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर रहा है, उसका डिविडेंड पॉलिसी कैसा है, ये कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में है। ठीक है, तो एफएसए उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको कैसे एनालाइज करें। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, सो जो आपको होमवर्क में क्लास दिया जाएगा, ओके, उसके लिए बता दूं, उसमें मैंने एफआर वर्सेस एफएसए का ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है, एफआर वर्सेस एफएसए। ओके, वो मैं ऑब्जेक्टिव लिखाऊंगा नहीं बिकॉज डुप्लीकेशन हो जाएगा, पर एक बार शेयर कर देता हूं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या नाम है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब रिपोर्ट। Who will report? To whom will he report? What will he report? Let's speak out. Who will report? To whom is being reported and what? Management is reporting. Who is reporting? Management is reporting. To whom? The stakeholders. The stakeholders. Without elongating, stakeholders को माने शेयर एंड क्रेडिटर्स, शेयर एंड क्रेडिटर्स, यानी जिन्होंने कंपनी में शेयर्स बाय किया और जिन्होंने कंपनी को लोन फोन दिया, बॉन्ड बाय किया। ठीक है, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं, उनको रिपोर्ट मैनेजमेंट कर रहा है अबाउट लास्ट ईयर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, कंपनी का परफॉर्मेंस, बिकॉज आपने अपना पैसा दिया ना हमको। ओके, वो पैसा जो दिया आपने, मैंने कैसा परफॉर्मेंस लास्ट ईयर किया, एंड आज के दिन कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, यानी व्हाट डज द कंपनी ओन, यानी एसेट्स, व्हाट डज द कंपनी ओ, यानी लायबिलिटीज, एंड हेंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। ओके, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड information about the financial performance of the company for the reporting period, and about the financial performance of the company for the reporting period, and about the financial position of the company on the reporting day. English was changing. Financial performance over a reporting period, financial position on the reporting day, to whom? To the stakeholders, so that they can take decisions. What decisions? A shareholder has to decide whether he should continue holding the share or sell the share. A prospective shareholder has to decide whether he should buy the share. A bank has to decide whether it should grant loan. A bondholder has to decide whether he should sell the bond. Customer has to decide whether he has to buy the car of Tesla or not. Employees have to decide whether they should work for Tesla or not. Creditors have to decide, raw material suppliers, whether they should supply raw materials to Tesla and under what terms. Okay, so there are many stakeholders. Equity investors, debt providers, consumers, labor, society, government, tax authorities, इन सब को रिपोर्ट करना कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हु रिपोर्ट्स? मैनेजमेंट। ठीक है ना? व्हाट इज एफएसए? एफएसए इज नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. FSA is using the information provided by FR along with other information about the economy, about the industry, okay, which is not available in PL and balance sheet, for the purpose of taking decisions. तो FSA का काम है using FR का information along with other information for the purpose of taking the decisions whether to buy or to sell or whatever it is. ठीक है, तो FR versus FSA, तो जो होमवर्क का क्लास होगा उसमें you will find that इसके ऊपर जबरदस्त डिस्कशन है कि FR versus FSA का ऑब्जेक्टिव अलग अलग कैसे है. ठीक है, ऑफ कोर्स आपको कम्युनिकेट हो गया होगा, बट वहां पे और क्वेश्चंस बीच में उसके हेल्प से होगा. तो डुप्लीकेशन क्यों करें, मैं क्यों फालतू में FR versus FSA में जाऊं. ठीक है, ओके. तो अभी एग्जाम्पल लेते हुए, सिंस कोइंसिडेंटली टेस्ला का एग्जाम्पल आ गया, तो मैं कई बार क्लासेस में ये करने वाला हूँ, इन क्लासेस में, कि अपने टेस्ला का जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसका जो पीएल है, उसका जो बैलेंस शीट है वगैरह वगैरह,
उसको काफ़ी बार क्लास में यूज़ करेंगे, समझ गए? तो rather than trying to get dispersed by so many companies and all that, we will stick to Tesla because it provides a good popular framework. Plus it's global company, so it's not that we are just taking an Indian example. So we'll very often do this. I'm not you doing it today, but since ये निकल गया तो मैं सोचा हूँ कि मैं ये करूँगा, ठीक है? तो your also focus will be maintained in that regard, correct? Okay. Now let's write down what we have done. Big picture. ये राइटिंग डाउन कितना इंपॉर्टेंट होता है, यू अंडरस्टैंड? अगर मैंने बोला एंड यू आर रियली इम्प्रेस्ड, यू रियली फेल्ट दैट एकदम समझ में आया क्या बोले, बट द प्रॉब्लम इज द रिटेंशन. हाउ डू यू नो व्हाट वाज स्पोकन? वैसे ही बुक में होता है, यू रेड द एंटायर चैप्टर विच इज 60 पेजेस का चैप्टर एंड उसके बाद जाके ब्लैंक, कुछ ध्यान ही नहीं है क्या किए. पॉइंट अंडरस्टूड? तो इसलिए जरा सा वो जो लिखते हैं बहुत ज़्यादा काम का होता है, प्लस सपोर्टेड बाय ऑडियो समरी जो क्लास के बाद आपको मिलेगा, सो दैट यू ऑलवेज रिमेन ट्रैक. हाँ यार कंट्रोल में है. बिग पिक्चर, तो बिग पिक्चर है पॉइंट नंबर 1. मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने? आईवी माने इंट्रिंसिक वैल्यू, जीरो माने आज, जीरो माने आज. टाइम को बोलते ना 0 1 2 3 4, तो जीरो माने आज. यानी एक तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे का मतलब हो गया व्हाट इज द प्राइस आई शुड बी विलिंग टू पे टुडे. आई शुड बी विलिंग टू पे टुडे. इट इज द शुड बी प्राइस टुडे, शुड बी प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू टुडे. IV 0 ऑफ एनी एसेट, एनी एसेट मतलब स्टॉक या बॉन्ड या रियल एस्टेट, कोई भी एसेट अगर हो, ठीक है? IV 0 ऑफ एनी एसेट इक्वल टू, ऐसे लिख रहा हूं, summation PVCF. Can you guess the full form? Present value of cash flow. Present value of cash flow. In fact F लिख दे, PVFCF, present value of future cash flow, present value of future cash flow. और summation क्यों की है? ऐड ही तो करना है. फर्स्ट ईयर में जो आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू. मेरे एग्जाम्पल में 120 करोड़ वाले में तो केवल एक बार पैसा आने वाला था, बट एक बार थोड़ी आता है. फर्स्ट ईयर में कुछ आएगा, सेकेंड ईयर में कुछ आएगा, थर्ड ईयर में कुछ आएगा, तो सबको तो पुल करना है. फर्स्ट ईयर का 120 के बदले कितना दोगे सर? 109 पॉइंट कुछ. सेकेंड ईयर में आने वाला है 220, उसके बदले क्या दोगे? 220 बाई 1.1 स्क्वायर. सही बोला मैं? फर्स्ट ईयर जो 120 आने वाला था उसके बदले तुम लोगों ने बोला 120 बाई 1.1. सेकेंड ईयर सपोज 200 आने वाला है तो 200 बाई 1.1 स्क्वायर, स्क्वायर इज ओके. थर्ड ईयर 250 आने वाला है, 250 बाई 1.1 क्यूब प्लस डैश 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 टू इंफिनिटी. तो पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो, समेशन बिकॉज ऐड करना है, ठीक है? तो इक्वल टू FCF1 बाय 1 प्लस RE प्लस FCF2 बाय 1 प्लस RE होल स्क्वायर प्लस FCF3 by 1 plus RE whole cube plus dash 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 to infinity. ठीक है? तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी एसेट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो. ठीक है? ये जो सारे के सारे कैश फ्लोज हैं, ओके, ऐसे लिख रहा हूं, एक्सपेक्टेड, therefore uncertain. माने कैश फ्लोज को मैं रिस्की बोल रहा हूं, रिस्की. इसलिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ये रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न है. रिस्क एडजस्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न कि रिस्क को देखते हुए मेरे को कितना चाहिए. जो तुम लोग बोला था 10 15 20, ज़्यादा रिस्क है ज़्यादा चाहिए, कमती रिस्क है कमती चाहिए.
तो मतलब जहाँ अपना फोकस गया नहीं अभी तक क्लास में, बिकॉज क्लास इज टेकिंग इट्स ओन टाइम, कि क्या पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के, मैं पूछ रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, क्या पता आप में कुछ फीलिंग आ जाए, क्या पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कंपनी का जो रिस्क है उसका कुछ अंदाज़ा लग सकता है? माई क्वेश्चन इज, कंपनी का लास्ट 5-7 साल का अगर पीएल अकाउंट बैलेंस शीट देख रहे हैं, उससे क्या कंपनी में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसका कुछ आइडिया मिल सकता है? हाँ, सबने बोला यहाँ पे हाँ, वहाँ पे भी यस बोल रहे हैं कि उसका आइडिया मिल सकता है। कोई को मन में कुछ आ रहा है क्लू शेयर करने का, कैसे आइडिया मिल सकता है, तो प्लीज़ शेयर करो। ओके, एक जन ने बोला फ्लक्चुएशन इन सेल्स। एक कंपनी का जो सेल्स है, मैंने देखा लास्ट 10 साल का, बहुत ही अप डाउन अप डाउन अप डाउन है। इसका मतलब देयर इज रिस्क, बिकॉज रिस्क इज वॉलेटिलिटी। और एक कंपनी का सेल्स है बहुत ही स्टेडी टाइप है और ऐसे बिहेव कर रहा है, इसका मतलब रिस्क इज लेस। सेल्स का फ्लक्चुएशन, अर्निंग्स का फ्लक्चुएशन, ठीक है, बोला वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट, वॉलेटिलिटी इन कैश फ्लोज, और कुछ उसके अलावा बैलेंस शीट में डेट कितना है, बैलेंस शीट में डेट कितना है। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले रखा है उसको लेवरेज बोलते हैं ना, डेट को यूज़ करना है कॉल्ड लेवरेज। और लेवरेज में गड़बड़ हो सकता है, बिकॉज अगर बाई चांस बिजनेस में नुकसान हो गया तब तो इन दैट केस आप डेट को चुका नहीं पाओगे, यू कुड बी बैंकरप्ट। तो फाइनेंशियल रिस्क उसको बोलते हैं, सेल्स का रिस्क वाज बिजनेस रिस्क, ठीक है। तो और जो डेट की वजह से जो एक्स्ट्रा रिस्क है दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। तो सब पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अपने को, ठीक है ना। ओके, तो स्टूडेंट बोल रहा है सर कैन चेंज इन मैनेजमेंट बी अ रिस्क? ऑब्वियसली मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, वो भी रिस्क है, बट दैट रिस्क कैन नॉट बी नोन फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी का जो सीईओ है वो कंपनी को छोड़ दिया तो कैन यू नो फ्रॉम द पीएल अकाउंट? यू कैन नो फ्रॉम द पीएल अकाउंट। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल हैव सम लिमिटेशंस, ठीक है। तो ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज समेशन पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। पॉइंट नंबर 2, एफएसए लिखे एक बार। तो एफएसए में अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको एनालाइज कर रहे हैं, करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं, आरो दोस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। लिख देते बाई चांस पिकअप नहीं आ रहा है। एनालाइजिंग एफएस टू get some idea about the FCF that the firm can generate, FCF that the firm can generate in future, as well as risk involved in the same. Okay, analyzing financial statements to get some idea about the future cash flow that the firm can generate in future, फालतू में 2 बार हो गया, as well as risk involved in the same. इन दोनों का आइडिया क्या है, बिकॉज ऊपर आपको पता चला कि वैल्यू करने के लिए कैश फ्लो चाहिए और डिस्काउंट रेट चाहिए, फिर नीचे पता चला ओके तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इसलिए देख रहे हैं जिससे क्या कैश फ्लो जनरेट करेगा और कितना रिस्क इन्वॉल्व है उसका आइडिया मिल सके। एंड वी नो फुली वेल केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो आइडिया मिल सकता है क्या? नहीं, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं मिलेगा, और भी इंफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दे नीचे नोट, historical FS not enough, historical FS not enough, historical financial statements are not enough. We have to use
other information like industry and economy related. ठीक है, इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी रिलेटेड टू फोरकास्ट FCF एंड RE. तो केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं चलेगा सर, और भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, तब आप फोरकास्ट कर पाओगे FCF एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, सो देयर सम स्टूडेंट सेइंग दैट फॉर्मूला ऊपर से जा रहा है. कौन सा फॉर्मूला लिखिए आपने अभी तक? कौन सा फॉर्मूला लिखिए? हम लोग तो कोई नहीं, बट कभी कभी क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी लिखना अलाउड है, तो कभी कभी लिखते हैं जिससे कि उसका नाम ले सकूँ, उसके बारे में बोल सकूँ. बिकॉज सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये ऊपर से नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपने जो एग्जाम्पल लिए ना 120/1.1, वो वाला जो फिगर बोले थे उसके कारण इट बिकेम अंडर कंट्रोल. अदरवाइज डेफिनेटली वन कैन से दैट ये, बट सिंस अपने 120/1.1 वाला एग्जाम्पल लिए थे उसके कारण इट शुड बी अंडर कंट्रोल. कि हाँ सर तो समझाए ना 120 करोड़ आने वाला है और 10% चाहिएगा, फिर मैंने x पे गया तो x इंटू 1.1 चाहिएगा, वो 120 है तो 120/1.1, दैट कुड बी नथिंग ओपनर देन दैट. ठीक है, तो इन दैट केस अगर 1 मिनट का ब्रेक माने तो प्लीज बताइए कि वहां क्या गलती हुआ मेरे से जिसमें ऊपर नीचे से जा रहा है वाला चीज आ गया आपका. बिकॉज और किसी के तो नहीं जा रहे. तो स्टैटिस्टिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं आउटलायर. आउटलायर का मतलब जो डेटा अजीब है. तो यू आर स्टैंडिंग एज एन आउटलायर ओवर हियर. देव्यांश पारिक, इफ यू वांटेड मी टू टेक योर नेम. आई एम टॉकिंग अबाउट देव्यांश पारिक नाम का एक स्टूडेंट है जिसने बोला है फॉर्मूला ऊपर से जा रहा है. फॉर्मूला लिखा ही नहीं है. मेरे टीचिंग स्टाइल में फॉर्मूला का सिस्टम ही नहीं है. आई डू नॉट फॉलो फॉर्मूलाज, बट व्हेन आई एम डिक्टेटिंग यू हैव टू रिवाइज, आई हैव टू डिक्टेट समथिंग ना. सो देयर इज नो रिप्लाई फ्रॉम you Devyansh, so in that case I will move ahead. Okay, अब आप लोग एक बार मेरे को नाम बताइए कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस. बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स का नाम सुनाई दिया. बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, PL अकाउंट. ठीक है ना. और एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ओके, तो उन पे आने के लिए एक बार अपने पॉइंट नंबर 3 में जाएं. पॉइंट नंबर 3 होगा क्या? हाँ, पॉइंट नंबर 3. ये अपना बिग पिक्चर ही चल रहा है. ठीक है ना. अभी तो यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बनाने वाला हूँ मैं. आपके पास 2 चॉइसेस है, क्योंकि मेरे पास तो मिटाने का स्कोप है ना. आई कुड डू दैट, बट आपका गंदा हो जाएगा. यू कैन डू समथिंग. आप आराम से मेरा चार्ट को देखिए. ठीक है, तो एंड देन उसके बाद आप ड्रॉ कर लीजिएगा. बिलीव मी इट्स बेटर, क्योंकि अदरवाइज बहुत गंदगी हो जाएगी. तो मेरा एडवाइस ये होगा, यू डोंट ड्रॉ इट विथ मी. ठीक है, यू ड्रॉ इट आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड. एंड एक बार क्लास में कराते कराते ये चार्ट निकल गया था मेरे अंदर से, एंड आई रियली फेल्ट दैट दिस इज रियली वेरी गुड. इट रियली गिव्स अ गुड पिक्चर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. तो लेट मी ट्राई दैट. कोई भी फर्म जो है वो चालू करता है बिजनेस एसेट्स को बाई करके. ये धंधा चालू करेगा तो तुमको प्लांट मशीनरी, उसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल वगैरह सब बाई करना पड़ेगा. उसके बिना धंधा नहीं हो सकता है. और ये एसेट्स को बाई करने के लिए पैसा चाहिए. वो पैसा 2 ही जगह से आ सकता है. व्हाट आर द 2 सोर्सेस? डेट, इक्विटी. डेट, इक्विटी. डेट का मतलब होता है द कंपनी बोरोज फंड्स
इक्विटी मतलब द कंपनी एड्स पार्टनर्स। मैं तुम लोग को भी शेयर होल्डर्स बना दिया अपने कंपनी में, तो मैंने तुम लोग को अपना शेयर दे दिया ना, हिस्सा, करेक्ट है। तो एसेट्स जो है दे आर फंडेड बाय एल प्लस ई, लायबिलिटी प्लस इक्विटी, या फिर लेट मी राइट डी प्लस ई बेटर रहेगा, डेट प्लस इक्विटी, ठीक है। इस पे इनफैक्ट जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है दे नो दैट इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ए इक्वल टू एल प्लस ई, डबल एंट्री सिस्टम का बेस। एनीवेज, अब ये जो एसेट्स है उसका धर्म है टू जनरेट रेवेन्यू। The only and only purpose of assets is to generate revenue. Let this not be a dialogue. Why did we purchase plant and machinery? Why did we purchase raw material? We did that so that we can sell goods now. The only reason for the assets is to sell revenue. Okay? So, ये room, ये property मेरे पास है, मेरा asset है। ये जो classes हो रहे हैं, you have paid tuition fees, वो revenue है। अगर ये प्रॉपर्टी को अब मैं ऐसे यूटिलाइज करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी में पूरे वीक में एक ही बैच चल रहा है आप लोग का, ठीक है, कई बार खाली पड़ा हुआ है, नथिंग इज हैपनिंग, तो इन दैट केस व्हेन वी विल लुक एट द रेवेन्यू कंपेयर्ड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द प्रॉपर्टी, इट वुड बी कॉल्ड बाय यू कि सर अपने प्रॉपर्टी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं कि इनएफिशिएंटली, ठीक है। मैनेजमेंट जो है, जो कंपनी को चला रहा है, उसको डेट होल्डर्स ने और इक्विटी होल्डर्स ने पैसा दिया है मैनेजमेंट को, ओके, द शेयर, बट इफ आई गो टू दैट, हु ओन्स अ कंपनी? शेयर होल्डर्स। हु रन्स अ कंपनी? मैनेजमेंट, ठीक है। तो एंड द शेयर होल्डर्स आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। टेस्ला का शेयर होल्डर्स, they cannot run the company, so they have appointed the management agents, and those agents should work for the benefit of the shareholders. In order to ensure that they do that, we have board of directors, who are supposed to monitor the management, correct है कि भाई the management is actually working for the benefit of the shareholders. Now the management has used the money to buy assets, and the assets should result in revenue. We are going to check the management's efficiency कि उन्होंने इतने assets से क्या revenue produce किया. For that we compute a ratio. A ratio of revenue divided by assets. Revenue divided by assets. For example, if a company has a revenue of $500 billion with an asset base of $400 billion. $500 billion का रेवेन्यू है with an asset base of $400 billion. इसका मतलब in my language the company is producing revenue which is 1.25 times the assets. It is producing revenue which is 1.25 times the assets. Is it okay? Another company in the same industry, same business has revenues of 300 billion with assets of 150 billion. Revenue of 300 billion with assets of 150 billion. इसका मतलब it is having an asset turnover of 2 times. We call it turnover, asset turnover. कि तुमने asset से कितना गुना revenue किया, 1.5 गुना किया, 1.5 times किया कि 1.25 times किया कि 2 times किया. Obviously, higher the better. Higher the better. However, higher the better में जरा सा if and but आ सकता है. It is possible that a company assets को replace ही नहीं कर रहा है. Say Indigo Airlines पुराना fleet of aircraft चलाते जा रहा है, ठीक है. तो आपको तो पता है कि जो Indigo Airlines aircraft खरीदा उसके बाद उसका depreciation हो रहा है, तो बुक्स में उसका वैल्यू कम होते जा रहा है, और उससे अभी पैसेंजर्स जा रहे हैं तो सेल्स ठीक है, तो नीचे ए तो कम होते जा रहा है बिकॉज वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, और ऊपर में सेल्स अच्छा है, तो अचानक से दिखेगा इंडिगो एयरलाइंस का एयर इंडिया के मुकाबले द एसेट टर्नओवर रेशियो इज वेरी हाई. हाउएवर द एनालिस्ट इफ ही इज रियली अवेयर कि क्राफ्ट कितना साल चलता है कितना नहीं चलता है, इफ ही इज चेकिंग ऑल दैट, ही विल बी एबल टू नो यार अचानक से ये चेंज करना पड़ेगा इन लोग को, और चेंज करना पड़ेगा तो नीचे में एसेट्स बढ़ेगा, और देन द एसेट टर्नओवर रेशियो विल व्हाट फॉल, because you are not investing in Indigo Airlines to enjoy the luxury of its past, but to enjoy its future, and future में the turnover is going to fall. I'm looking at the past turnover to assess the future turnover, na? But if I am making that mistake of only looking at history, I will definitely commit a mistake. Are you getting my point?
तो टू मच अगर किसी का टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है कंपेयर टू इंडस्ट्री, इट्स अ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग माने चेतावनी। इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। मोस्ट प्रोबेबली समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। देयर कुड बी एक्सेप्शंस, वो अलग बात है, बट उसका तो एनालिसिस चाहिए। ठीक है, तो एसेट से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वहां पे एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा। ठीक है, मैं पर्सनली रेशियोज के फॉर्मूला में बिलीव नहीं करता हूं। ठीक है, कि रेशियो को फॉर्मूला से करना चाहिए। आई एम अगेंस्ट दिस टेंडेंसी। रेशियोज तो पहला चीज है जो जिंदगी में फॉर्मूला से नहीं होना चाहिए। इट शुड बी जस्ट स्पोकन आउट इन द माइंड। ठीक है, कि एसेट से रेवेन्यू जनरेट किए, कितना टाइम्स किए, दैट इज एसेट टर्नओवर रेशियो। दैट वे तो वो पैशन एंड इमोशन आना पड़ेगा जिससे यू कैन कम आउट ऑफ दैट फॉर्मूला बर्डन। ठीक है ना? ओके, अब बहुत सारा कॉस्ट लगा। डू नॉट कॉपी, अभी डिस्कस हुआ था, डू नॉट कॉपी। बहुत सारा खर्चा लग रहा है कंपनी का, बहुत सारा खर्चा लग रहा है ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सैलरी, ये वो लग रहा है। अ पार्ट ऑफ दैट कॉस्ट इज शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एज एक्सपेंस, इज शोन एज एक्सपेंस। जो भी अपना लगता है वो सब का सब कॉस्ट नहीं होता है। कॉस्ट का एक सर्टेन पार्ट एक्सपेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी तो हो सकता है आपने जो परचेस किए से रॉ मटेरियल सपोज अपने सीधा माल खरीदते और बेचते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस से, तो हमने जो परचेस किया उसको नहीं बेचा है, उसको कुछ बचा हुआ है, तो अगर नहीं बेचा है तो इन दैट केस वो जो नहीं बेचा है वो एक्सपेंस होना चाहिए या वो एसेट होना चाहिए? एसेट। वो तो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ इट इज स्टॉक इन हैंड है मेरा। जब वो बेचेंगे उस साल वो एक्सपेंस बनेगा। तो कॉस्ट जो है कुछ एसेट में भी जाएगा और कॉस्ट जो है कुछ एक्सपेंस होगा। ओके, यहाँ और दो चीज बोलने का दरकार है, ये लैंग्वेज 50 बार रिपीटेड होगा। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड यानी कंसिडर्ड फॉर दिस ईयर ओनली व्हेन इट इज अर्नड, ओनली व्हेन इट इज अर्नड। एक बार फॉर द पर्पज ऑफ कन्वीनियंस लेट्स टॉक अबाउट कैलेंडर ईयर। जैसे इंडिया में तो फिस्कल ईयर होता है ना 31 मार्च, और बहुत दिक्कत होता है उससे। बिलीव मी, अगर अपने CFA प्रोग्राम कर रहे हैं वी शुड बेटर शिफ्ट आवर फोकस टू कैलेंडर ईयर, यानी कि 31 दिसंबर अपना ईयर एंडिंग है, मान लो। ओके, 1 मिनट, बैटरी इशू है। हेलो, हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट कैलेंडर ये मान लेते हैं। तो अभी जून मंथ है और अपने से फॉर एग्जांपल नवंबर मंथ में, नवंबर दिसंबर में आई स्टार्ट अनदर CFA लेवल 1 का बैच ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। मेरे को ज़्यादा ही जोश चढ़ गया। ठीक है, तो एंड उसमें जोर से एनरोलमेंट होता है एंड द एनरोलमेंट्स आर फॉर May 26, दे आर फॉर May 26। इसका मतलब द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डन फ्रॉम नवंबर दिसंबर 2024 से लेके May 26, बट पैसा आ गया अपना 2024 कैलेंडर ईयर में, बट द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट हैज नॉट बीन डन। वैसे एक बार एज्यूम दैट ये ऐप पे क्लासेस नहीं होता, सारा फेस टू फेस है, लेट्स एज्यूम ट्रेडिशनल ट्यूशन है, तो इसका मतलब मैंने तो पढ़ाया नहीं है ना। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद जाके वो कंप्लीट होगा। तो अपने डिलीवरी नहीं किए हैं, तो हैव आई अर्नड द रेवेन्यू? नो, आई हैव रिसीव्ड द रेवेन्यू। मैंने रिसीव कर लिया है पर मैंने डिलीवर नहीं किया। तो बाय लॉजिक रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इन 2024। ठीक है, तो आप लोग का बैच अगर जून से चालू हुआ और 1.5 साल का बैच है तो इस साल का 6 महीना मानना चाहिए मेरे को, नेक्स्ट ईयर का 1 साल, यानी परहैप्स आपके रेवेन्यू का 1/3 2024 में बिलोंग करना चाहिए और रेवेन्यू का 2/3 शुड बिलोंग टू 2025। करेक्ट है? तो रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, व्हेन इट इज अर्नड। एंड यूजुअली अर्निंग का बेस्ट डेफिनेशन है हैव यू डिलीवर्ड, क्या आपने प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर दिया है, और प्लस क्या रीजनेबल सर्टेनिटी है आपको पैसा मिलने का या पैसा मिल गया है। अगर ये दोनों चीज हो गया है तो रेवेन्यू साइकिल कंप्लीट। या तो मैंने माल उधार में बेचा, कोई इशू नहीं है, बट सर्टेन है पैसा मिल जाएगा, कुछ बैड डेट होता है वो अलग बात है। ठीक है, तो और मैंने माल डिलीवर कर दिया है तो आई हैव डन व्हाट इज टू बी डन, प्लस द मनी इज नोन, इतना आएगा। मनी अपने कस्टमर में धीरे धीरे ही आता है तो आ जाएगा। तो वी कैन रिकॉग्नाइज रेवेन्यू इवन प्रायर टू द रिसीट ऑफ कैश, प्रायर टू द रिसीट ऑफ
आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट सेल्स, हर इंडस्ट्री में होते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट कैश कब आया कि रेवेन्यू मानेंगे ना, इट डिपेंड्स अपॉन हैव आई अर्नड दैट रेवेन्यू। एक्सपेंस जो है वो तब मानेंगे व्हेन इट इज इनकर्ड, व्हेन इट इज इनकर्ड। रेवेन्यू में क्या वर्ड बोला? अर्नड। एक्सपेंस में क्या वर्ड बोला? इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब जो आप रेवेन्यू मान रहे हो, जैसे तुम लोग को सपोज बुक्स इश्यू होगा, ठीक है, तो मैं जब तुम लोग का रेवेन्यू मानूंगा जिस साल, उसी साल मेरे को बुक्स का कॉस्ट जो तुम लोग को इश्यू है वही दिखाना चाहिए। द ईयर इन विच आई शो द रेवेन्यू, आई शुड शो द बुक्स का कॉस्ट ऑल्सो देयर ओनली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल। तो हमने बात कर रहे थे ना, अपने माल जस्ट बेचते हैं, तो माल अभी खरीदे बेचे नहीं, तो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, एसेट, इट्स नॉट एक्सपेंस्ड। नेक्स्ट ईयर बेचा तो नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू दिखाया, और नेक्स्ट ईयर ही उसका क्या दिखाया? कॉस्ट। अगर अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किए जोर शोर का, ब्रांडिंग एक्सपेंडिचर, जिसका बेनिफिट 4 साल तक होगा, कितने साल? 4 साल, तो वो कॉस्ट को इस साल इनकर किए तो इस साल खर्चा दिखाए या 4 साल तक? 4 साल तक। मैचिंग प्रिंसिपल, बिकॉज का फायदा तो बिजनेस को 4 साल तक होगा ना। दैट्स कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल, कि मैच द एक्सपेंस टू द रेवेन्यू दैट यू आर शोइंग। अगर मैंने माल उधार में बेचा और उसका कुछ बैड डेट होगा, क्या होगा? बैड डेट होगा, तो रेवेन्यू तो हमने इस साल दिखा दिया, माल बेच दिया, पर बैड डेट तो 2 साल 1 साल बाद होगा। तो अगर बैड डेट वहां होगा तो अपने को बैड डेट वहां दिखाना चाहिए कि आज एस्टिमेट करके यहां दिखाना चाहिए। मैं बोलना चाह रहा हूं इस साल प्रोविजन वगैरह तो टेक्निकल वर्ड है, बात हो रहा है सिंपल। रेवेन्यू मैंने दिखा दिया 500 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, ये उधार में माल बिका है, अब उसमें से कुछ 5-7 करोड़ नहीं मिला नेक्स्ट ईयर, बैड डेट हो गया, तो वो 5-7 करोड़ का एक्सपेंडिचर नेक्स्ट ईयर जब पता चलेगा बैड डेट तब दिखाना चाहिए, या 5-7 करोड़ को एस्टिमेट करके इस साल दिखाना चाहिए? इस साल। मैचिंग प्रिंसिपल। तुम 500 करोड़ तो पीएल में इस साल एंजॉय कर रहे हो, तो तुम एस्टिमेट करके वो भी तो इस साल ही दिखाओगे, नॉट जिस साल डूबेगा। आर यू गेटिंग मी? वारंटी पे गुड्स बेच दिया, वारंटी पे गुड्स बेच दिया, वारंटी का मतलब सबको पता है। तो इन दैट केस जब वो गुड्स आएगा रिपेयर करने के लिए तो कॉस्ट तो उस समय लगेगा, बट हमने रेवेन्यू तो इस साल मान लिया, तो वारंटी का उस समय कॉस्ट दिखाएंगे कि इस समय एस्टिमेट करके, ठीक है ना। तो इट्स एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड वर्ड का मतलब है कब उसको मानते हैं? व्हेन इट इज इनकर्ड। व्हेन इट इज इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब जब उसका रेवेन्यू हिट किया है पीएल में, उसी समय एक्सपेंस हिट करेगा। ओके। उसके अलावा ये जो एसेट्स है, इससे मैंने एक्सपेंस दिखाया, क्योंकि जो हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया, वो प्लांट एंड मशीनरी को एक्सपेंस दिखाएंगे कि बैलेंस शीट पे ले जाएंगे? बैलेंस शीट में तो एसेट है, उसका 10 साल का लाइफ है, तो 10 साल में उसका जो कॉस्ट लगा था उसको स्पेंड करेंगे ना पीएल में। सिस्टमैटिक अपॉर्शनमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्लांट एंड मशीनरी over the years is called depreciation. Is called depreciation. But if it is not plant and machinery, if it's an intangible asset, it is called amortization. If it is not a plant and machinery, not an intangible asset, it's a natural resource like mine, it's called depletion. What is it called? Depreciation बोल दो, amortization बोल दो, depletion बोल दो. These are just synonyms. अलग अलग वर्ड है कि भाई जो एसेट है उसको आप 4 साल 5 साल में दिखाओगे तोड़ के, सिस्टमैटिक तरीके से। कौन सा सिस्टमैटिक तरीके से? डिपेंडिंग अपॉन उस एसेट का बेनिफिट कैसे कैसे एंजॉय करने वाले। इक्वली एंजॉय करने वाले तो 1/4, पहले ज्यादा एंजॉय करने वाले बाद में कम, तो 4:3:2:1, ठीक है। तो दैट इज ऑल द डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन और व्हाट? डिप्लीशन, द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द एसेट्स कॉस्ट, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कॉस्ट लगा इस साल जिस कॉस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, बैड लक, बर्बाद हो गया, उस कॉस्ट का फायदा ही नहीं होगा, ना अभी ना बाद में, उसको एक्सपेंस इस साल दिखाएंगे या नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किया इस साल, वो एक्सपेंडिचर का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना इस साल ना फ्यूचर में होगा, तो उसको अपने एक्सपेंस दिखाएंगे या नहीं? ऑफ कोर्स दिखाएंगे, डेफिनेटली दिखाएंगे। समझ गए? फ्यूचर में फायदा होने वाला है तो फ्यूचर में दिखाएंगे, नहीं फायदा होने वाला है तो अभी दिखाएंगे, लॉस हो गया, व्हाट्स द इश्यू? तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज व्हाट? प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज प्रॉफिट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है
a part of the profit is distributed as dividend. A part of the profit is distributed as dividend. The other part of the profit becomes retained earnings, and retained earnings किसको belong करते हैं? Retained earning किसका है? Shareholders का. Retained earning तो shareholders का ही है. Dividend दिया नहीं दिया तो वो लोग का जो पैसे है. तो accordingly this retained earnings is added to what? Equity. Is added to इक्विटी. भाई हम लोग 50 करोड़ कमाए थे, 10 करोड़ का डिविडेंड दिया, 40 करोड़ आप लोग का पैसा है, देखो बैलेंस शीट में दिखा दिया है आप लोग का ये 40 करोड़ है. तो इक्विटी दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल, एक होता है अर्नड कैपिटल. क्या बोला? कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल एंड अर्नड कैपिटल. कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इज व्हाट यू ऑल इन्वेस्टेड इन द कंपनी व्हेन यू बॉट शेयर्स. अर्नड कैपिटल इज एवरी ईयर द कंपनी इज अर्निंग एंड रिटेनिंग सम पार्ट ऑफ इट विच इज योर मनी. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विटी विच इज अर्नड कैपिटल. मैं रिजर्व्स का बात कर रहा हूं एक तरह से, ठीक है ना. अर्नड कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग. दिस प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है, फिगर्स वाइज बोलता हूं. सपोज एसेट्स 50,000, एसेट्स 50,000, डेट 40,000, इक्विटी 10,000. फिगर्स आर ओके विथ यू? एसेट्स 50,000, डेट 40,000, इक्विटी 10,000. ठीक है. प्रॉफिट आया 2,400. प्रॉफिट आया 2,400. ठीक है. सो इक्विटी इन्वेस्ट कितना किया? 10,000. प्रॉफिट क्या आया? 2,400. शेयर होल्डर्स ने 10,000 लगाया, प्रॉफिट आया 2,400. व्हाट इज द रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड? 24%. 10,000 लगाया था, 2,400 आया. व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी? 24%. सो इन दैट केस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी इज ROE. व्हाट इज इट? ROE फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी. इसके पहले जब दिव्यांश बोला था फॉर्मूला ऊपर से चला गया, उस पे जो था ना FCF1 डिवाइड बाय 1 प्लस RE. व्हाट इज RE? Required rate of return. What is it? Required rate of return. It's not a ratio. It's a conceptual thing. Given the risk, क्या return चाहिए? This is just a ratio. Return on equity. What is it? Return on equity. Equity funds पे क्या कमाए? This ROE should be greater than RE or less than RE? Greater than. Otherwise क्यों मैनेजमेंट को अपॉइंट किए? हम लोग को 14% रिटर्न चाहिए, तुम हमारे लिए 14 से ऊपर कमाओ ना. अदरवाइज क्यों पैसा लिया हम लोग का? क्यों बिजनेस चला रहा है? डिविडेंड दे दो हम लोग को. यू हैव बीन अपॉइंटेड टू अर्न अ रिटर्न ग्रेटर देन द कॉस्ट दैट वी रिक्वायर. वी रिक्वायर 14%. हैव यू अर्नड मोर देन 14%? इफ यू हैव अर्नड मोर देन 14%, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, और एल्स इट्स अ फेलियर. हैव यू अर्नड अ रिटर्न दैट इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? इफ यस, दैट्स सक्सेस, अदरवाइज इट्स अ फेलियर. ठीक है. तो वी विल चेक वेदर यू हैव डन इट इन द पास्ट, एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, if you have done it in the past, we will check whether it was due to luck or skill. Due to luck or skill. If it was a luck, it may not be sustainable. If it was skill, it was sustainable. Are you understanding? There could be a case जहाँ पे अर्शदीप सिंह 2 बॉल में 2 छक्का मार दिया. पॉसिबल है, उस दिन उठा के मारा ही था. ठीक है ना. बट द पॉइंट इज दैट अगर एक्चुअली उसमें टेक्निक है और वो मार सकता है, तो इसका मतलब फ्यूचर में मार पाएगा. तो मेरा वैल्यूएशन ऑफ अर्शदीप सिंह, इफ इज अ ट्रेडेबल कमोडिटी, ठीक है, वुड डिपेंड अपॉन दैट थिंग ना, कि क्या उसमें कैपेसिटी है, क्या कि स्किल से करा है. तो कंपनी ने अगर सक्सेस किया और अपने को लगता है कि हाँ सर वो तो इस रीजन से था कि फ्यूचर में भी ऐसा कर पाएगा, इन दैट केस द वैल्यूएशन ऑफ द शेयर विल बी व्हाट? हाई, बिकॉज द कैश फ्लो फोरकास्ट वुड बी हाई, द रिस्क इन्वॉल्व वुड बी लो, तो वैल्यूएशन हाई होगा. बट अगर लक था तो आई विल नॉट फोरकास्ट दैट इन फ्यूचर. वन टाइम इवेंट था वो, अब नॉर्मली कुछ हो गया होने को, तो का लग गया. ठीक है. तो वही तो एनालिसिस करना है अपने को. ठीक है. तो सक्सेस अगर हुआ है, सक्सेस, तो उस केस में इज इट लक और इज इट व्हाट? स्किल. अगर स्किल है तो सस्टेनेबल है, और मेरे को तो फ्यूचर से ही मतलब है. मेरे को क्या मतलब पास्ट से?
अगर लक है तो इट इज नॉट सस्टेनेबल। ये जो पार्ट था A equal to D plus E, this part, this is giving us hint about the balance sheet, correct? Asset financed by liability and equity, balance sheet. This part is giving us hint about the income statement, the PL account, profit and loss account. But the problem with the income statement is that it is subjective. It is subjective in what sense? Subjective in this sense that management जो है वो एस्टिमेट करेगा वारंटी एक्सपेंस क्या लगने वाला है, माल बेचे, वारंटी एक्सपेंस क्या लगने वाला है। हम लोग बोले सिंस आपने रेवेन्यू मान लिया तो आप वारंटी को एस्टिमेट करके पीएल में दिखाओ। एस्टिमेट कौन करेगा? मैनेजमेंट। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज द ओनली प्लेस में व्हाट इज हैपनिंग। एक एजेंट को अपॉइंट किए काम करने के लिए, अब वो एजेंट काम कैसे किया उसका रिपोर्ट अपने को दे रहे हैं, वो एजेंट काम का रिपोर्ट अपने को दे रहा है। तो जाहिर है अगर तुम एजेंट है और तुम अपने काम का रिपोर्ट मेरे को दे रहे हैं और उसके बेसिस पे तुम्हारा अप्रेजल होने वाला है, योर रिपोर्ट इज गोइंग टू बी बायस्ड और अनबायस्ड? बायस्ड। इट इज क्लियर कट, वी आर नॉट लिविंग इन सतयुग, इट इज गोइंग टू बी बायस्ड। यू आर गोइंग टू मेक सच एंड सच एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। एंड जो बात हुआ था ना IFRS 3-4 मेथड अलाउ करता है, तुम वैसा मेथड यूज करोगे जिससे तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा दिखे या खराब? अच्छा। मैनेजमेंट अपना खुद का रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है तो मैनेजमेंट तो बायस्ड होना ही है। दे आर गोइंग टू चूज द मेथड विच सूट्स देम, दे आर गोइंग टू मेक एन एस्टिमेट विच सूट्स देम, ऑल द मेथड्स एंड जजमेंट्स दे आर गोइंग टू चूज दैट वे। ठीक है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए वी हैव ऑडिटिंग वेयर एन एक्सटर्नल ऑडिटर will check, okay, and will check and he will issue an opinion that yes, the financial statements has been prepared as per accounting standards, as per accounting standards, they do not contain material misstatement, comma full stop गलती हो सकता है, ठीक है, बट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। ऑडिटर ये ओपिनियन इशू करेगा तो इससे एक तरह से शेयर होल्डर्स को डबल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो अलग बात है कितना मिलता है, ठीक है ना, वो अलग बात है कितना मिलता है, बिकॉज व्हाट गोज ऑन अंडर इट एवरीबॉडी नोज। बट फिर भी चलो, हाउ द सिस्टम हैज बीन डिजाइन, ठीक है। अभी क्लास के स्टार्टिंग में मैं एक मूवी है मार्जिन कॉल, देयर इज अ मूवी कॉल्ड मार्जिन कॉल। इट वाज अ मूवी बेस्ड ऑन द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था ना, उसमें वो हो रहा है क्राइसिस अभी, हाँ, मैंने जस्ट इंसिपिएंट स्टेज है। तो एक पूरा इन्वेस्टमेंट बैंक है और वो इन्वेस्टमेंट बैंक कोलैप्स होने वाला है, बंद होने वाला है। तो बंद होने वाला जब पता चला ना वो लोगों को क्या कांड हो गया है, ठीक है, तो अचानक से मीटिंग हुआ वगैरह। तो 24 घंटे का वो मूवी है कि दिखाते कितना कांड 24 घंटे में हुआ है उस कंपनी में। उसके ऊपर वंडरफुल मूवी है। तो उसमें लाइक ये मीटिंग हो रहा है और से आई एम द बॉस, आई हैव फ्लोन फ्रॉम वट एवर कंट्री टू अटेंड द मीटिंग, कि भाई रात को अभी 2 बजे मीटिंग हो रहा है, इतना अर्जेंट क्या हो गया। तो इन दैट केस अब मैंने पूछा कि बताओ व्हाट इज़ द इशू। अब तुम मेरे को सपोज तुम पीएल बैलेंस शीट का फिगर दिखा रहे, रेवेन्यू इतना, ये इतना, ये इतना, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। मैंने बोला स्पीक इन इंग्लिश। कहने का मतलब है अगर किसी कंपनी का तुम एनुअल रिपोर्ट लेगा ना, एनुअल रिपोर्ट, उसके अंदर जो पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फुट नोट्स, उसका इंडेक्स, उसका सप्लीमेंट्री स्केड्यूल सह नहीं पाएगा एक बार तो, कि पार्वो ना होता है ना जो, कि यू कैन नॉट फेस इट, यू नीड प्लेन इंग्लिश। भाई बोलना हुआ क्या, एक बार बोल तो दे मुंह से, इतना इतना मेरे मुंह पे फेंकने के बजाय सिंपल बोलना क्या हुआ है। तो वो जो बोलना वाला पार्ट है ना, वो एक तो मैनेजमेंट बोलता है इंग्लिश में कि भाई ये हुआ है, हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग को ऐसा नहीं लगता है, वगैरह वगैरह, पर वो ऑडिटेड नहीं है। जो मैनेजमेंट बोलता है ना, वो ऑडिटेड नहीं है। तो इन दैट केस चेरी पिकिंग करते हैं, जो चीज़ बढ़िया हुआ उसके बारे में बोलता जाएगा, ऐसा ऐसा, जो चीज़ घटिया उसके बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, बिकॉज इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज ना कि आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, ये सब पे चेरी पिकिंग करते हैं। बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड वगैरह। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बॉस कौन है, चेयरमैन, कौन है, चेयरमैन, उसका भी एक कमेंट्री रहता है, वही बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके उनका रिपोर्ट रहता है। मैंने इंग्लिश 3 जन बोला है, कौन कौन, मैनेजमेंट, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अलावा ऑडिटर, वो भी इंग्लिश बोले। ऑडिटर नाराज हो गया
तो एक्सेप्शन निकाल देगा, नहीं यहाँ गड़बड़ है ये लोग का अकाउंटिंग, विच इज कंसिडर्ड टू रियली एडवर्स। तो पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट पे सारा पोर्शंस रहेगा, द चेयरमैन्स रिपोर्ट, द डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ओके, द ऑडिटर्स रिपोर्ट, द मैनेजमेंट कमेंट्री जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, उसके अलावा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फुटनोट्स, ये पूरा का पूरा एनुअल रिपोर्ट होगा, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का बात कर रहे थे, एंड ये पूरा यूज होगा। और इसके अलावा कंपनी के वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है, सारे कंपनीज का ऑनलाइन अर्निंग्स कॉल होता है, कॉन कॉल, यानी हर क्वार्टर के बाद जो कंपनी का रिजल्ट्स होते हैं ना, वो लोग कॉन कॉल सब जन अटेंड कर सकते हैं। मैंने यू कैन अटेंड द कॉन कॉल ऑफ अल्फाबेट, यू अंडरस्टैंड, एप्पल का अल्फाबेट का आप घर पे अटेंड कर सकते हो, जहां पे एकदम प्रॉपरली इंग्लिश में सब कुछ होता है। ये बेस्ट पार्ट है, मतलब द स्पीक आउट की ये साल कैसा गया, ये क्वार्टर कैसा गया, कैसा परफॉर्मेंस है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या गाइडेंस है, क्या नहीं है। तो जो लोग भी इंडस्ट्री में जैसे सीएफए बनने के बाद रिसर्च में जा रहे हैं, उन लोग का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट होता है कॉन कॉल, और कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट होता है। ट्रांसक्रिप्ट मतलब द रिटन, जो भी हुआ डिस्कस उसका रिटन, और रिटन वाला पार्ट जाता है बिग डेटा में। कहाँ जाता है? बिग डेटा में। और उस बिग डेटा में लैंग्वेज का एनालिसिस होता है कि उसमें कितना पॉजिटिव सेंटिमेंट्स था और नेगेटिव सेंटिमेंट्स था हर एक वर्ड में। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, नंबर ऑफ नेगेटिव सेंटिमेंट्स, उससे पता चलता है। बिकॉज जो आदमी थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहा है ना, वो सारा वैसे ही बोलेगा ना, बोलने का टोन, बोलने का फ्रीक्वेंसी, बोलने का वर्ड्स, और जो पेसिमिस्टिक फील कर रहा है उसके वर्ड्स में ही आ जाएगा, छुपा नहीं पाएगा। समझ गया? तो दैट इज बीइंग एनालाइज्ड, ओके, टेक्सचुअल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ बिग डेटा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन द ब्लूमबर्ग, कैपिटल IQ, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या इंडस्ट्री रिपोर्ट है। तो इट्स अ ह्यूज थिंग। सम पीपल समटाइम्स आस्क दैट सर CFA प्रोग्राम करने से क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे स्टॉक का दाम कैसे मूव करेगा? तो आंसर होता है नो। आंसर होता है नो। नो, तो फिर क्यों करें? द पॉइंट इज दैट CFA प्रोग्राम करके आप सारे फैक्टर्स को बहुत बढ़िया से समझना चालू कर देंगे, और जब आप इंडस्ट्री में घुसेंगे एक्सेप्टेबिलिटी होगा, बिकॉज यू आर द पर्सन हु कैन नॉट डू टाना टोनी, बट यू आर द पर्सन हु कैन हैव अ व्यू, and you will start doing, as you start doing one sector other sector, it takes around 2 3 4 years for a very very expert mindful person to scale up the industry and reach that situation जहाँ पे कम से कम एक्सेल शीट तो कभी जिंदगी में टच नहीं करेगा। जैसे आई डोंट, if I use Excel in class, okay, generally some other student is managing the system, I am just commenting। जैसे मेरा है कि I will not use Excel, ठीक है, मैं कैलकुलेटर, ठीक है, अभी ले लेता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए, अदरवाइज नॉट। तो एज यू अप्रोच गो अप द लैडर, तो आप नीचे वाला चीज़ नहीं करोगे, बट एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको शुरू में सब एक्सेल जानना पड़ेगा, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने बनाया। इस ग्राफ में मेरे को एक चीज़ बोलना था, कैश फ्लो स्टेटमेंट छूट गया। क्या छूट गया? तो ध्यान रखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। यू अंडरस्टैंड द वर्ड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। इनकम स्टेटमेंट इज सब्जेक्टिव, इट्स सब्जेक्ट टू जजमेंट, क्या अजम्पशन, क्या बायस लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश आया, कैश गया, इट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी उसके बारे में इलैबोरेट नहीं कर पाया, कोई इशू नहीं है, विल टेक आवर ओन टाइम, ठीक है। प्लीज ड्रॉ दिस। तो दिस इज द मोटा मोटी स्ट्रक्चर, बट इफ आई मेक इट स्मॉल तो क्या हो रहा है, वो फिगर जो लिखा हुआ है वो थोड़ा हेजी है। खैर ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। मूवी नेम था मार्जिन कॉल, मूवी नेम, और मैं उसको चलाने वाला था, बट प्रॉब्लम इज दैट मेरे को 2 जगह चलाना है। एक तो इधर चलाना पड़ेगा, तुम लोग को सुनाई दे, और एक उस पर। तो उसका तो प्रोविज़न है अभी, पर इसका प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे, पर आवाज़ आ रहा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आज का जो क्लास है उसके अंदर ही वो डाला हुआ रहेगा, मार्जिन कॉल का 1.5 मिनट का जस्ट वीडियो, जहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई इंग्लिश बोल। ये इंग्लिश से आप लोग क्या फ़ायदा होगा, आपको ये पता चलेगा कि सर सेड दैट रिपोर्ट में केवल PL बैलेंस शीट नहीं होते, मैनेजमेंट कमेंट्री होते हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट होता है, उस फीलिंग के लिए। तो ऊपर में मैंने पहले A = L + E लिखा कि बिजनेस चालू होता है तो एसेट्स खरीदते हैं, फाइनेंस्ड बाय डेट एंड इक्विटी। फिर जो एसेट्स है उसका पर्पस क्या है, रेवेन्यू जनरेट करना।
वहाँ पे टर्नओवर रेशियो का बात किया 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स। उसके बाद बहुत सारा कॉस्ट लगता रहता है, उस कॉस्ट को स्प्लिट कर दिया, कुछ एसेट कुछ कॉस्ट बैलेंस शीट में ले जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ, जो कॉस्ट से एरो ऊपर ले गया ना बैलेंस शीट में, एसेट में, ये हो गया कैपिटलाइज्ड। अगर आपका कॉस्ट लगा और आप उसको इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाए, आप उसको बैलेंस शीट में ले गए, तो वी से वी हैव कैपिटलाइज्ड द कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड। और कुछ कॉस्ट पीएल में आ जाता है, दैट बिकम्स एक्सपेंस, वो मैचिंग प्रिंसिपल पे। मैचिंग प्रिंसिपल। ये मत सोचना अधूरा एक एक वर्ड लिखाया जा रहा है, डोंट वरी। एज आई सेड, दिस क्लास का होमवर्क विल बी सपोर्टेड बाय FR FSA वाला पोर्शन, उसमें पूरा डिक्टेटेड नोट्स है, इंग्लिश लैंग्वेज एक एक वर्ड डिक्टेटेड है, तो डोंट हैव टू वरी। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट क्लास 1 जो है उसका तो ऑडियो समरी शेयर हो गया था, समरी का सेम शेयर नहीं हुआ। शेयर कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एक तो टेलीग्राम चैनल्स पे कर रहे हैं शेयर, एक यूलन ऐप पे भी डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो फेस टू फेस बैच होगा उसमें ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी शेयर करेंगे, और कोई तरीका नहीं है रीच आउट करने का। मैंने एक्सपेंस के बगल में मैचिंग प्रिंसिपल लिखा है, और कॉस्ट से जो एसेट हुआ उसको बोला कैपिटलाइज्ड। जो कॉस्ट फ्यूचर में बेनिफिट करेगा ना उसको बैलेंस शीट में ले गए, और कॉस्ट जो एक्सपेंस हो गया उसको एक्सपेंस में ले गए। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट का सिंबल होता है पाई, ठीक है। तो अब वो प्रॉफिट में से एक पार्ट डिविडेंड हो गया तो डिविडेंड को बाहर निकाल दिया, दूसरा पार्ट रिटेन्ड अर्निंग हो गया, वहाँ एरो दिखाए थे। प्रॉफिट का एक पार्ट डिविडेंड हो गया बाहर, दूसरा पार्ट रिटेन्ड अर्निंग। और वो जो रिटेन्ड अर्निंग है दैट्स इक्विटी। तो बहुत सारे वर्ड से यू विल फील दैट सर आपने लिखाया नहीं है, जैसे अर्नड कैपिटल, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल वर्ड यूज़ किया था ना, ठीक है, वो तुमको होमवर्क वाली क्लास पे दिख जाएगा। आनंद सिंह कैपिटलाइज्ड कॉस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। कैपिटलाइज्ड कॉस्ट का मतलब, आनंद सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, एक प्लांट बाई किए तो प्लांट को पीएल में एक्सपेंस थोड़ी मानते हैं, उसको तो बैलेंस शीट में ले जाते हैं, दैट्स कॉल्ड कैपिटलाइज्ड। या फिर सपोज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगा लंबा चौड़ा, जिसका फायदा 4 साल होगा, वंशिका अरोड़ा इज सेइंग कोर रीडिंग ऑफ AI इज नॉट शेयर्ड येट। कोर रीडिंग्स पूरा का पूरा, नॉट AI, कोर रीडिंग सारे का सारा जो है वो कई बार शेयर हो गया, क्लास के बाद वापस शेयर कर देंगे। ये इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, और ये बैलेंस शीट, A इक्वल टू D प्लस E बैलेंस शीट हो गया। मेरे ऑडियो समरी जब जाएगा तो इनकेस तुम लोकेट नहीं कर पाए क्या बोल रहे थे सर यहाँ पे, उससे हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट में लिख दें सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, बहुत सारा जजमेंट है, ओके। मैनेजमेंट का बायस है, लिख रहा हूँ मैनेजमेंट बायस, मैनेजमेंट बायस। लीफो यूज़ करे कि फीफो यूज़ करे, एसेट का लाइफ क्या लें। इंडिगो ने अगर एक एयरक्राफ्ट खरीदा और उसका लाइफ लेना चाहिए 10 साल, ले लिया 20 साल, तब तो उसका डेप्रिसिएशन 20 साल में स्प्रेड हो गया, तो डेप्रिसिएशन कम आएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। खेलो इंडिया खेलो, दे आर द वंस हु आर एस्टिमेटिंग, दे आर द वंस हु आर डिसाइडिंग फॉर दोज हु हैव अकाउंट्स बैकग्राउंड वेदर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन करें
या एक्सेलरेटेड WDV करें, वो तो वो लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। तान्या पूछ रही है कि वारंटी का क्या बोले थे आप? वारंटी का मैंने बोला था कि अगर हम लोग गुड्स सेल किए जिसमें 3 साल का वारंटी है, तो कुछ लोग तो वारंटी के लिए आएंगे बाद में, बट सेल्स तो हमने इस साल का मान लिया। तो बेस्ड अपॉन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस हम लोग को एस्टिमेट करना पड़ेगा कितने सारे लोग वारंटी में फर्स्ट ईयर आते हैं और कितना वारंटी में आते हैं 3 साल के पीरियड में, तो वो अपने को इस साल एक्सपेंस मानना पड़ेगा। जैसे मैंने 500 करोड़ का माल बेचा, मैं 2% ऑफ 500 करोड़ 10 करोड़ का मान लूँगा प्रोविजन फॉर वारंटी, यानी जो वारंटी कॉस्ट बाद में लगने वाला है उसको एस्टिमेट करके अभी एक्सपेंस मान लिया। ये सब वर्ड्स कुछ बोलने से ये नहीं कि कंप्लीट हो गया। यू आर मैच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट ये सारे चीज़ों का चीज़ होने वाला है, ये तो जस्ट बिग पिक्चर चल रहा है। ठीक है, कॉपी हो गया ना? नीचे का ओ सक्सेस वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट था कंसेप्चुअली। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। प्रॉफिट माने पैट हो गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय इक्विटी माने नेटवर्थ शेयर होल्डर्स फंड, जो D+E वाला E था, इक्विटी वो है। इक्विटी ने कितना पैसा लगाया? मैंने यहाँ फिगर्स बोले थे, सोचो इक्विटी ने 10,000 करोड़ लगाया और प्रॉफिट हुआ 2,400 करोड़। तो इन दैट केस 24% हो गया ROE, और सपोज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 16% है। इट्स अ सक्सेस। 10,000 करोड़ इक्विटी फंड्स है, उस पर 2,400 करोड़ कमाए हैं 10,000 पे, के माने 1000, ठीक है। तो 24% कमा लिए रिटर्न, जबकि वो लोग को सपोज 16% चाहिए था। 16 कहाँ से आया? कहीं से नहीं, मन से लिख रहा हूँ, फिगर सारे मन से लिख रहा हूँ। तो 24 is greater than 16, that is success. But that success is in the past. So we have to analyze, was it because of luck or was it because of skill? If it was because of skill, it is sustainable. वो फ्यूचर में भी वैसा ही सक्सेस हो सकता है। If it was luck, it will not be. So I was asking about revenue should be considered today or when it should be considered. बोला था मैंने कुछ, पर उसका अलग से टॉपिक है कि रेवेन्यू को जनरली तब मानना चाहिए when the company has done what ought to be done to earn the revenue, यानी डिलीवरी हो गया और पैसा या तो आ गया या पैसा आना सर्टेन है, तो अपने को सेल्स मान लेना चाहिए। No, Vedant, I cannot talk about everything in the world that is going on. You want me to talk about Baiju? Will not. अपने टेस्ला में कई 5-7 मिनट आज बातचीत की है। ओके, सो जैसा मैंने बोला था कि आई डोंट नो व्हाट विल बी कवर टुडे, क्या कवर करेंगे। यू कैन सी समथिंग, आज कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं हुए बिकॉज ये क्लास वैसे हुआ नहीं है MCQ टाइप, ठीक है। जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, आई हैव टोल्ड देम। जैसे क्या होता है, कोई बोलता है सर कोई अकाउंट्स टीचर का डेबिट क्रेडिट वाला क्लास शेयर कर दीजिए, भरा हुआ है यूट्यूब पे किसी का भी, बट इट वोंट मेक सेंस। इंस्टेंट दामोदरन का जो अकाउंटिंग 101 है वो आपको वॉच करना चाहिए, इट विल हेल्प यू बिकॉज इट इज़ इन द CFA का लाइन्स, ठीक है। तो दैट यू कैन वॉच एंड बी कॉन्फिडेंट बिकॉज आई हैव सीन, वो जो लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं ना कि सर जब बोल रहे हैं तो ठीक से हो जाएगा, वो लोग ठीक पकड़ लेते हैं। जो मन में पहले से ही डर बैठा लेते हैं, जिनका खासकर अकाउंट बैकग्राउंड नहीं होता है, उनका एक साइकोलॉजिकल इशू आ जाता है। कॉमर्स स्टूडेंट के साथ, बहुत जन के साथ स्टैट्स को लेके साइकोलॉजिकल इशू आता है कि पहले ही मन में बैठा लिए, ओ बाप रे QM स्टार्ट हो रहा है, तो वो जीरो पे रहो, माइनस पे मत रहो कम से कम, एंड इट ऑल बी गुड। कुछ लाइव बैच के लिए एक बार डिस्कस कर ले, मैंने इन केस समबडी इज वॉचिंग द वीडियो लेटर, मे बी इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू। लिसन, क्या डिसाइड हुआ है, आपको बिल्डिंग ब्लॉक क्लासेस डेफिनेटली कर लेना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हमने करे थे ना 10,000 by 1.1, तो यू सॉ आई डिड नॉट यूज द कैलसी,
बट वो तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंगली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस भी करना है नेक्स्ट वीक के एंड में, यानी कि सैटरडे ऑफ द नेक्स्ट वीक टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे एक टेस्ट होगा, ठीक है, 50 MCQs का टेस्ट होगा TVM के ऊपर। तो वो टेस्ट आप लोग को देना है एंड दैट शुड बी अ मोटिवेशन कि TVM का क्लास कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बिकॉज ऐसा कुछ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, इस वीक हुआ ही क्या, नथिंग। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का कल फर्स्ट क्लास हुआ और अभी FSA का हुआ, तो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन योर शोल्डर दैट वे, लाइव क्लासेस का। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी गॉट टू बी डन। और एक चीज़, सिंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने क्या बोला, सिलेबस में है कि प्री रिक्विजिट है? प्री रिक्विजिट है। तो when you are doing the classes of time value of money, listen carefully. So at that time when the class took place, it was a part of the syllabus. So sometimes there was a big question in the time value of money suppose, और वो जो big question time value of money में था, वो big question मैंने 4 तरीके से कराया। ऐसे करेंगे तो देखो सेम आंसर, ऐसे तो सेम आंसर, ऐसे तो आप इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाना कि यार रुक जाए ऐसे कैसे हुआ है, आगे बढ़ जाना मोटा मोटी, बिकॉज आपको तो जानना है, वो तो अब वैसा सम्स नहीं आएगा ना, छोड़ने नहीं बोल रहा, बट डोंट गेट स्टक अप समवेयर अननेसेसरली, ठीक है, मूव अहेड, ओके। मंडे सिंस स्टाफ का हॉलीडे रहेगा एंड द फेस टू फेस क्लास रिक्वायर्स द स्टाफ का सपोर्ट, तो बिकॉज ऑफ विच वी डोंट हैव अ फेस टू फेस क्लास बट वी हैव अ लाइव क्लास, एंड एवरीबडी इवन यू ऑल आर डूइंग क्लास एट योर ओन एंड फ्रॉम योर होम। द क्लास टाइमिंग इज सेम, 10:45 पे क्लास स्टार्ट होगा। डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास है, ओके, डेरिवेटिव का फर्स्ट क्लास ऑन मंडे, ठीक है। तो वी आर मीटिंग फेस टू फेस ऑन वेडनेसडे, करेक्ट। और फेस टू फेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा इशू है ना, बारिश आएगा तो कभी क्लास नहीं हुआ तो वगैरह, इसलिए एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल बना रहे हैं, उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐड हो गए, बाकी आज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए बाय बाय। जिसको कुछ डाउट पूछना है प्लीज़ वेट कर लीजिएगा। ऑल्सो दे कुछ वैसा पूछ रहे हैं जो मेरे से थोड़ा संकोच कर रहे हैं, तो यू कैन आस्क कौस्तव, ठीक है ना, कोई भी चीज़ मैकेनिकल वगैरह।